ऑलमोस्ट देख लीजिए, यानी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ये हमारा जो 6 दिन में कंप्लीट होना चाहिए था वो 5 दिन में ही कंप्लीट होने जा रहा है। तो आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें निपटाने के साथ साथ आपको MCQs भी दे दें, और आज MCQs कवर हो जाएंगे तो आज पूरा MCQs तक का सारा पार्ट कंप्लीट करके हम सीधे सीधे कल से शुरू कर सकते हैं। कल आपको हम PDF भी हैंड ओवर कर सकते हैं, एंड फ्रॉम टुमारो वी कैन ऑल्सो स्टार्ट विद द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला चैप्टर, राइट। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पार्ट में। देखिए बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी की बातें समझी, हमने GDP और GNP दोनों समझा, फिर उसके बाद हमने GDP की डेफिनेशंस लिख के रखी, GNP की डेफिनेशंस लिख के रखी, वेरियस इकोनॉमिक लेवल्स में हमने वो पूरा ट्रायंगल समझा था। भारत को अगर आप चील की निगाह से देखोगे तो इंडिया कैसा दिखेगा, वो वाला पार्ट। सेक्टर्स ऑफ GDP हमने समझा, सेक्टर्स ऑफ GDP में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज, ये 3 अलग अलग सेक्टर्स आते हैं। एग्रीकल्चर में पॉपुलेशन ज़्यादा, ओके, पॉपुलेशन के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो पॉपुलेशन यहाँ बहुत ज़्यादा है, इनकम यहाँ कम है, ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इंडस्ट्रीज़ में पॉपुलेशन जो है ये लिमिटेड है और इनकम भी लिमिटेड है, जबकि सर्विसेज में ऐसा है कि पॉपुलेशन है कम और इनकम है बहुत ज़्यादा। ये हमने डिफरेंस समझा। उसके बाद बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी 2 पे हम आए, और बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी 2 में जब हम आए तो हमने ये पाई चार्ट को ठीक से ऑब्जर्व किया। इस पाई चार्ट को ऑब्जर्व करते समय वी रियलाइज्ड कि एग्रीकल्चर के चैलेंजेस क्या क्या हैं, मैन्युफैक्चरिंग के चैलेंजेस क्या क्या हैं और सर्विसेज के चैलेंजेस क्या क्या हैं। इसके हमने प्रॉपरली नोट्स भी बना के रखे। फिर हमने टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इनको भी देखा और इनके पीछे कुछ मूलभूत बातें समझने की कोशिश की। जैसे अमेरिका एक दुनिया का पूंजीवादी देश है, कैपिटलिस्टिक कंट्री है ये, राइट। तो इनकी फिलॉसफी ही कैपिटलिज्म की रही है। उसके बाद चाइना एक कैपिटलिस्टिक कंट्री ये भी है, ओके, बताता नहीं है लेकिन है, इतना पैसा आएगा ही नहीं उसके बिना। लेकिन कम्युनिज्म लेवल पे है, कम्युनिज्म जिस तरीके से चाहता है वैसे ये कैपिटलिज्म को प्रमोट करते हैं, ठीक है। फिर जापान, जर्मनी, UK, इंडिया, फ्रांस, इटली, कनाडा एंड कोरिया, राइट। ये इस पूरे टॉप 10 की सच्चाई है। लार्जली इसमें एक बात समझने वाली है कि चाइना ही है जो 141 करोड़ पॉपुलेशन का है और भारत 138 करोड़ पॉपुलेशन का है। बाकी आप हर किसी को देख लोगे तो इन सब की टोटल भी इंडिया के बराबर नहीं आती है। यानी अगर आप कोरिया, कनाडा, इटली, फ्रांस, UK, जापान, जर्मनी सबकी पॉपुलेशन मिला लोगे, US भी उसमें ऐड कर लोगे, तब भी ये 138 नहीं होते। ये बहुत 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 कड़वी सच्चाई है भारत की, याद रखना, राइट। उसके बाद फिर अदर चैलेंजेस पे हम आए। अदर चैलेंजेस में मैंने आपको बोला सबसे पहले प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भारत में बहुत कम हो रहा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भारत में कम होने के पीछे कल मैंने आपको बहुत सारे कारण बताए थे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होने का सबसे पहला कारण मैंने आपको बताया था पुअर सप्लाई चेन। हमारे देश में लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन जो है वो इतनी खास नहीं है। सरकार अब बदलने की बातें कर रही है, देखते हैं। लैंड एक्विजिशन, हमारे यहाँ लैंड एक्विजिशन में ज़बरदस्त पॉलिटिक्स है और लैंड एक्विजिशन नहीं होगी तो बिजनेसमैन हवा में तो महल नहीं खड़ा कर सकता ना। उसके बाद एनवायरमेंटल क्लियरेंस, दिन ब दिन ये बहुत कड़े होते जा रहे हैं और एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस न मिलने के वजह से बिजनेसमैन बहुत नाराज हो जाता है, बिजनेस चालू ही नहीं कर पाता बेचारा। प्रमोटर का इंटरेस्ट, प्रमोटर इंटरेस्ट भी कुछ खास नहीं है। प्रमोटर का मतलब कंपनी का मालिक, उसके लिए बिजनेस में कोई खासा मार्जिन नहीं है, कोई खासा प्रॉफिट नहीं है, तो उस वजह से भी वो बड़ा बड़ा नाराज रहता है। आज जस्ट 5 बजे का सेशन शुरू करने से पहले 4 बजे तक मैं ऑलरेडी एक सेशन ले रहा था करंट अफेयर्स का, तो मैं बच्चों को PM स्वनिधि योजना के बारे में समझा रहा था। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आपके भी बहुत काम का ही है। PM स्वनिधि योजना के बारे में मैं बच्चों को समझा रहा था, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि स्वनिधि इसका मतलब होता है स्ट्रीट वेंडर्स, यानी सड़क पे जो कुछ फेरी वाले जो होते हैं, जो फल फ्रूट्स बेचते हैं, प्लास्टिक के खिलौने बेचते हैं, सड़क के किनारे सब्जियां बेचते हैं, या जो भी चीज़ें जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उनके लिए ये स्कीम लाई गई है PM स्वनिधि योजना, ठीक है। सरकार इसमें हर एक स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपए दे रही है और बोल रही है कि आप अपना बिजनेस जो है शुरू करिए, ठीक है, अच्छी बात है। तो पकोड़े बेचने वाला जो एक इशू है ना इंडिया में कि पकोड़े बेचने वाले को भी आप एम्प्लॉयमेंट में ऐड करो, जिसके ऊपर चिदम्बरम साहब ने बोला था कि ये पकोड़े बेचने को भी अगर हम एम्प्लॉयमेंट मानने लग गए तो फिर फॉर्मल जॉब सेक्टर का क्या होगा? ये सब तो इनफॉर्मल है ना। इनफॉर्मल समझते हो कि नहीं? फॉर्मल और इनफॉर्मल का फर्क समझते हैं कि नहीं आप लोग?
उस दिन भी मैंने बताया था इनफॉर्मल जॉब्स अलग होते हैं, फॉर्मल जॉब्स अलग होते हैं। देखो, इनफॉर्मल नौकरी का मतलब होता है सीजनल नौकरी, जो आज है कल नहीं है। इनफॉर्मल नौकरी का मतलब होता है एक ऐसी नौकरी जिसमें नो प्रोविडेंट फंड, ये ऐसी नौकरी है जिसमें नो इंश्योरेंस, ये ऐसी नौकरी है जिसमें नो ग्रेजुटी, ये ऐसी नौकरी है जिसमें आपको नो इंक्रीमेंट, नो प्रमोशन की गारंटी, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो आप बैठे रहो, नो गारंटी। ये ऐसी नौकरी है जिसमें आपको हिस्सेदारी भी नहीं मिलेगी, शेयर परसेंटेज भी नहीं मिलेगा, राइट। ये ऐसी नौकरी है जिसमें सैलरी स्ट्रक्चर विल बी वेरी लो, राइट। जबकि फॉर्मल की नौकरियां कैसी होंगी, ये परमानेंट जॉब होगा, कोई आपको भगाएगा नहीं, यहाँ पर आपको पीएफ मिलेगा, यहाँ पर आपको ग्रेजुटी मिलेगी, यहाँ पर आपको मेडिकल मिलेगा, यहाँ पर आपको बोनस मिलेगा, यूनिफॉर्म मिलेगा, जाने आने के लिए बस की सुविधा होगी, हाउस रेंट अलाउंस होगा। आप सब फॉर्मल में ही तो नौकरी करना चाहते हो ना भाई, सच बात है कि नहीं। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में बेसिकली ये जो स्ट्रीट वेंडर्स वाले जो काम होते हैं, ये बाय एंड लार्ज बिजनेस है, और इसमें से बहुत से लोग इनफॉर्मल में काम करते हैं, राइट। अब हमारे देश की सरकार ये कहती है कि 10,000 रुपए आप ले लीजिए और आप अपना सेक्टर शुरू करिए, आप अपना जो कोरोना की वजह से आपको जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करिए और आप दोबारा काम धंधा शुरू करिए, ठीक है। आपको पता है कुछ दिन पहले इन स्ट्रीट वेंडर्स का टीवी पे इंटरव्यू आया था, न्यूज़पेपर वालों ने भी छापा था। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताता हूं, आपको दूध का दूध पानी का पानी समझ में आ जाएगा। पकोड़े बेचने वाले का ही उन्होंने एक इंटरव्यू छापा था। अब ये पकोड़े बेचने वाले आदमी ने ये बोला, जो कि एकदम सच्चाई है, उसने बोला कि सर हम जब पकोड़े बेचते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जैसे अगर 20 रुपए प्लेट हमने बेचा तो हमारे पास 5 रुपए का मार्जिन रहता है, 6 रुपए का मार्जिन रहता है। इस तरीके से हम बेचारे काम करते हैं, इतने कम मार्जिन पे काम करते हैं। आपने खाने का तेल, एडिबल ऑयल इतना महंगा कर रखा है, 150 रुपए लीटर कर रखा है कि जहां 5 रुपए आया करते थे अब वहां पर 3 रुपए या 2 रुपए से ज्यादा नहीं आते हैं। नतीजा यह होता है कि वो सड़ा हुआ तेल और खराब क्वालिटी का तेल यूज करता है। उसका नतीजा यह होता है कि आप जैसे बेधड़क बेफिक्रे लोग वहां पकौड़े खाते हैं और उसके बाद बीमार पड़ते हैं, और देखते देखते पूरी चेन, पूरी साइकिल टूटती चली जाती है। समझ में आया? यह बात सच है, काफी हद तक सच है। महंगाई का दूसरा बहुत ही बड़ा राक्षस भाई होता है, महंगाई अगर बहन है तो उसका भाई होता है अडल्ट्रेशन, मिलावट। मिलावट, आप जितनी महंगाई फैलाओगे मिलावट उतनी बढ़ती चली जाएगी, आप जितनी महंगाई फैलाओगे मिलावट उतनी बढ़ती चली जाएगी। कपड़ों में महंगाई कर दो, खराब क्वालिटी के कपड़े आने शुरू हो जाएंगे। पेट्रोल में महंगाई कर दो, लोग पेट्रोल में क्या रहता है, टेट्रा जो लेड होता है, लेड डाल के बेचना शुरू कर देंगे। आप मिठाइयां महंगी कर दो, लोग मिठाइयों में क्वालिटी गिराएंगे, काजू कतली की जगह मूंगफली की कतली बना बना के बेचते हैं लोग, राइट। तो ये अडल्ट्रेशन जो है, मिलावट का कारोबार, ये महंगाई ही उसकी एक जड़भूत कारण है, जो कि सरकार समझती ही नहीं है। क्वालिटी इंडेक्स बहुत गिर जाता है इससे, राइट। तो ये एक पार्ट है। अब इसका एक बहुत बड़ा हमारे सामने एक चैलेंज बन के सामने आया है, और वो है फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन वैसे तो आपके टॉपिक में है ही आगे, लेकिन फूड इन्फ्लेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसके वजह से अभी फिलहाल जो बॉटम है हमारे देश का, हमारे देश के जो फार्मर्स हैं, हमारे देश के जो वेंडर्स हैं, हमारे देश के जो आर्टिशंस हैं, हमारे देश के जो लेबर्स हैं, हमारे देश के जो वर्कर्स हैं, उन सबका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। महंगाई में सबसे पहले बुरी मार पड़ती है इन्हीं लोगों को। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, बात बिल्कुल पते की है, राइट। हाँ, यस, रक्षा कह रही है व्हाट इज पीएफ एंड ग्रेजुटी। वैसे मैडम ये बताने की मुझे जरूरत तो नहीं है अभी मुद्दा छोड़ के, लेकिन ये बात काम की है तो 1 मिनट लेके बता देता हूं, आपको डिस्करेज नहीं करेंगे, बता देता हूं। प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है भविष्य निधि। भविष्य निधि, ओके। तो भविष्य निधि का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि रक्षा मैडम का जॉब लग गया, कहां पर, नाबार्ड में जॉब लग गया। ओके, रक्षा मैडम ध्यान से सुनिएगा।
अगर आपका नाबार्ड में जॉब लग गया, आप ग्रेड ए में असिस्टेंट मैनेजर बन गई, तो आपकी एक बेसिक सैलरी होगी। तो आपकी मान लेते हैं बेसिक सैलरी, अब नाबार्ड जैसा संस्थान कम से कम 30,000 रुपए बेसिक सैलरी तो देगा ही देगा। ये है बेसिक सैलरी, जो आपको काम करने के पैसे हैं। इस बेसिक सैलरी के ऊपर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, डियरनेस अलाउंस मिलेगा। डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। फिर उसके बाद आपको एजुकेशनल अलाउंस मिलेगा, कैंटीन के पैसे मिलेंगे, नहीं तो कूपन मिलेगा, आपको अच्छा खासा HRA मिलेगा, राइट, ये सब मिलेगा। और आपकी सैलरी कुछ तो भी 48,000 के आसपास बन जाएगी, मान लेते हैं, ठीक है, उदाहरण के लिए। तो ये जो 30,000 आपकी बेसिक सैलरी है ना, ये 30,000 का 10% कितना हो गया, 3,000 रुपए। ये काटा जाएगा आपके पगार से। तो ये 3,000 आपने कटवा लिया अपने सैलरी से, तो ये डिडक्ट हो गए। इसमें 3,000 रुपए नाबार्ड वाले खुद मिलाएंगे, वो आपके एम्प्लॉयर हैं। तो 3,000 रुपए रक्षा की तरफ से, 3,000 रुपए नाबार्ड की तरफ से, ऐसे टोटल 6,000 रुपए हर महीने का बाजू में निकाल के रखा जाएगा। वो नहीं दिया जाएगा आपको, वो 3,000 वो बाजू में रखा जाएगा। और कब तक पता है? अरे जब तक मैडम आप 60 के नहीं हो जाते, जब तक आपके लिए वो फूल मालाएं गुलदस्ते वाला सेरेमनी होके ताली बजा के ऑल द बेस्ट, अब बच्चों के साथ समय गुजारिए, परिवार के साथ समय गुजारिए, वो वाली सेरेमनी नहीं हो जाती, तब तक 30 साल तक, 35 साल तक, जो भी आपकी उम्र होगी, वहां से रिटायरमेंट तक ये कटता रहेगा, कटता रहेगा, कटता रहेगा ये अमाउंट, और ये जमा होते रहेंगे। अब आपकी बेसिक सैलरी भी तो बढ़ती रहेगी, तो ये उस सैलरी पे 10% कटता रहेगा। और आज से 30-35 साल बाद, जबान मेरी इधर की उधर हो जाए अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, नाबार्ड में नौकरी लग गई ना दोस्तों, सिर्फ प्रोविडेंट फंड के तुमको कम से कम 8 से 9 करोड़ रुपए मिलेंगे। याद रखना, कम से कम। वैसे तो मेरा पूरा अंदाजा है कि इससे ज्यादा ही मिलेंगे, लेकिन मैं हवा में नहीं उड़ाना चाह रहा, कम से कम इतने तो मिलेंगे। ये होता है प्रोविडेंट फंड। दूसरी है ग्रेजुटी। ग्रेजुटी में कटिंग वगैरह कुछ नहीं होती, सिर्फ मिलता ही है, कट कुछ होता ही नहीं। तो ये क्या होता है? ग्रेजुटी का मतलब ये होता है कि रक्षा मैडम, आपने 35 साल नाबार्ड को अपना कीमती वक्त दिया और आप रोज ऑफिस आए और आपने हमारे लिए ये सेवा की, इस बात का थैंक यू। तो हम आपको 4.81% का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो किस बात का 4.81? बेसिक सैलरी का, बेसिक सैलरी का। तो जब तक आपकी 30 साल में जो जो बेसिक सैलरी होती जाएगी, 4.81, 4.81, 4.81, 4.81 और जमा होता चला जाएगा, जमा होता चला जाएगा, जमा होता चला जाएगा, और उसका सम टोटल आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। कम से कम 1 से 1.25 करोड़ रुपए तो इसके भी मिलेंगे आपको। और इसके साथ आपकी सेकेंड इनिंग शुरू होगी 60 साल के बाद की। और उसमें अगर आप दिमाग वाले हैं, टैलेंटेड हैं, फटाफट प्रमोशन ले सकते हैं, तब तो आप कम से कम 15 से 20 करोड़ लूट के ले जाओगे। विराट कोहली के बाजू वाला घर ले लेना, मेरी बात मानो। ओके, हाँ, समझ में आ गया, राइट। सो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। यस, सौरभ कह रहे हैं यू आर ल्यूरिंग। नॉट एट ऑल सर, I am nowhere doing any exaggeration. Please, please, please let me make it absolutely clear to you. NABARD is a very good pay master. आप लोग इस बात को प्लीज समझ लीजिए, नाबार्ड एक अच्छा पे मास्टर है। नाबार्ड एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, इनको फंडिंग सीधे सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से आती है। आने वाले 25-30 साल में भी नाबार्ड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है देश में, और ना ही इसका प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। अरे इनके पास फंडिंग की कोई कमी नहीं है। मेरे जो स्टूडेंट नाबार्ड में काम कर रहे हैं, 80 लीटर का पेट्रोल पर मंथ मिलता है उनको। 80 लीटर पेट्रोल, आई मीन आर यू किडिंग अस? 80 लीटर का क्या कर लोगे भैया? रोज का 2 लीटर उड़ाओगे तब भी नहीं खत्म होने वाला है, इतना पेट्रोल अलाउंस मिल जाता है। सो ऑब्वियसली नाबार्ड की नौकरी काफी हद तक ये इस लेवल पे जाती है। और ये जो मैंने करोड़ों के हिसाब बताए ना, ये हिसाब तो आजकल असिस्टेंट लेवल पे आ जाते हैं, क्लर्क लेवल पे आते हैं। कोई एसबीआई, पीओ या आरबीआई में लग गया तो अच्छा खासा 15-20 करोड़ रुपए के आसपास कमा के ले जाएगा आज से 30 साल बाद रिटायरमेंट का फंड। तो मैं कोई एग्जैजरेशन नहीं मार रहा हूं, लाइव सेशन में सच बोल रहा हूं आपको। इतना मिनिमम आपके लिए वेट कर रहा है, सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है।
और वो मेहनत के लिए ESI के सेशन अच्छे से अटेंड कर रहे हैं। और उसके लिए आपको ध्यान देना है, कंसंट्रेट करना है। ठोको ताली यार, ठोको ठोको जरा, राइट। तो उसके बाद फिर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने तुमसे बात की थी कि रेलवेज अच्छे होने चाहिए, रोडवेज अच्छे होने चाहिए, ये सब मैंने आपको बताया था, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एग्जांपल दिया था, और मेरे आने से पहले कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही ट्रोलिंग चालू थी आप लोगों की, तो वो पार्ट है, ठीक है। अब उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिए, आपके लिए एक शानदार चार्ट लेकर आए हैं, यहां से आपको कुछ अच्छा आइडिया मिल जाएगा, तो प्लीज ध्यान से देखिए। भारत में 2015 में, 2014 से 15 में 12 किलोमीटर पर डे के हिसाब से सड़क बनती थी। ये जो है आपको आखिरी का आंकड़ा, ये पर डे का आंकड़ा है। 12 किलोमीटर पर डे सड़क बनाते थे हम। 2015 में बढ़ा के 16 किलोमीटर पर डे बनाने लग गए सड़क, ठीक है। 2017-18 में 22 किलोमीटर पर डे की सड़क बनने लगी भारत में। 17 से 18 में 26-27 किलोमीटर रोड पर डे बन रही थी, और फिर उसके बाद 18-19 में 29 किलोमीटर सड़क पर डे बनने लगी। और अभी भारत के जो रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, उन्होंने, पता है ना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया है। 2020 और 21 में भारत ने 36 किलोमीटर पर डे सड़क बनाई है। नितिन गडकरी ने एक बार ये बोला भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरा इरादा है 40 किलोमीटर पर डे सड़क बनाने का। 36 किलोमीटर का पर डे एवरेज चल रहा है बॉस यार। अगर ये आदमी झूठ भी बोल रहा होगा तब भी 30 किलोमीटर पर डे रोड तो बन रही होगी, और 30 बन रही है तो कमाल की बात है। यानी इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से आने वाले 10 साल में डेवलप होगा। तो ये जो पॉइंट आप यहां देख रहे हो, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे लगता है डाउन द लाइन इन नेक्स्ट 10 years this point may not be so significant. We are really going to catch on infrastructure very fast. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 3 तरफा इंप्रूवमेंट हो रहे हैं। भारत रोडवेज में तो 36 किलोमीटर पर डे की रफ्तार से भाग रहा है, दैट इज रियली गुड। रेलवेज में जबरदस्त इंप्रूवमेंट आ रहे हैं। रेलवेज में हाई स्पीड नेटवर्क की ट्रेन बननी शुरू हो गई है। हाई स्पीड नेटवर्क की ट्रेन में कौन कौन सी ट्रेन आ गई है? एक तो वंदे भारत एक्सप्रेस आ गई है, ट्रेन 18 वाली। उसके बाद फिर ट्रेन 20 लॉन्च होने वाली है अगले साल। उसके साथ साथ हमने तेजस ऑलरेडी लॉन्च कर रखी है, और 2023 में हम बुलेट भी ला रहे हैं। तो रेलवेज में जबरदस्त इंप्रूवमेंट चल रहा है। DFCCIL का प्रोजेक्ट और बाकी चल ही रहा है। फिर वाटरवेज में भारत शानदार काम कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको समझा दूंगा मैं। वाटरवेज में न केवल हम अपने आप को दुनिया से जोड़ रहे हैं, गंगा नदी के ऊपर का वाटरवेज बहुत बढ़िया बन रहा है, ब्रह्मपुत्र के ऊपर का वाटरवेज अच्छा बन रहा है, नर्मदा के ऊपर का वाटरवेज अच्छा बन रहा है। तो भारत में इस वक्त 6 जलमार्ग बहुत अच्छे बन रहे हैं। और फिर बच जाता है वायु मार्ग, एयरवेज, इसको भी हम तेजी से डेवलप कर रहे हैं। लगभग 100 के आसपास पोर्ट भारत में ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आने वाले दिन में इसका एक अच्छा फायदा देश को तो होने वाला है ही, ठीक है। अब नीचे जरा देखिए लेंथ, ओके, किलोमीटर्स, किसके पास कितने हाईवेज हैं, ये है नेशनल हाईवेज, और किसके पास कितने एक्सप्रेसवेज हैं। तो दुनिया में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे किसके पास है? अमेरिका के पास है, और 95,000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है उनके पास। अब मेरे तमाम विद्यार्थियों को मैं बता दूं, एक्सप्रेसवे का मतलब होता है बिजनेस रोड। ये बिजनेस रोड होता है, ये व्यापार के लिए होता है, ये केवल व्यापार के लिए होता है, ताकि व्यापार को गति मिले बहुत तेजी से। ये जो रोड होते हैं ये जानबूझ के 8 लेन के जगह में बनाए जाते हैं। 8 लेन समझते हो ना, यानी 4 ट्रक इधर से जाने लायक जगह, फिर डिवाइडर, और फिर उसके बाद 4 ट्रक इधर से जाने लायक जगह। इतनी भयानक रोड होता है ये। 6 लेन होता है, एक्सपांडेबल अप टू 8। तो अभी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे बना हुआ है। तो अच्छी खासी सरपट गाड़ियां दौड़ाते लोग 160 और 170 के स्पीड से, क्योंकि रास्ता वैसा है और वैसा सरकार ने बना के दिया है। ये बिजनेस में गति लाने के लिए होता है। यूरोपियन यूनियन, ये तो 28 कंट्रीज का एक ग्रुप है, तो उनका तो नाम आएगा ही। तीसरे नंबर पे आप देखोगे तो भारत आ चुका है। अब तो भारत में 5,90,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बन चुके हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो जबरदस्त तेजी आई है। और उसके साथ साथ सबसे ज्यादा पुअर पार्ट है भारत का, वो है एक्सप्रेसवेज। भारत में ये जो बिजनेस को गति देने के लिए जो एक्सप्रेसवेज बने हैं, ये मात्र 1800 किलोमीटर बने हैं। कुछ भी नहीं है यार, 1800 इज नथिंग इन अ कंट्री लाइक इंडिया, इट इज वेरी चिल्लर।
ऑन द अदर साइड चाइना देखो, नेशनल हाईवे में भारत से भी कम है, भारत से लगभग 1 लाख किलोमीटर कम है। वो बहुत जल्दी ये बात समझ गया कि नेशनल हाईवे इतने बनाने जरूरी नहीं है, एक्सप्रेसवेज ये बनाने ज्यादा जरूरी है। इसीलिए एक्सप्रेसवेज देखो, 1.5 लाख किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज बना के रखे हैं उसने, जो कि अमेरिका से भी ज्यादा है, अमेरिका से भी ज्यादा है। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट, राइट? समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके की ये रैंकिंग है। तो इसीलिए चाइना वगैरह जैसी कंट्रीज जो है, ये जीडीपी को गति देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हैं। किसी ने लिखा है यमुना एक्सप्रेसवे, बिल्कुल सर, यमुना एक्सप्रेसवे भी उसी का एक पार्ट है, राइट? तो ये समझ में आया आपको? तो आने वाले दिन में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज ये सुधारने पड़ेंगे। ये एक प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। और क्या करना पड़ेगा? अरे देश में बिजली पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा रीढ़ की हड्डी वाला पहलू होता है बिजली। अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी के भरोसे बहुत से डेवलपमेंट बहुत इजीली हो जाते हैं। आज ये सेशन भी अगर मुझे कंडक्ट करना है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है जिसके बिना पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो बेसिकली दिस इज द पार्ट, राइट? तो इंडिया वो दोनों सेक्टर में बहुत तेजी से काम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? कंस्ट्रक्शन एंड ऑल एवरीथिंग, राइट? तो ये हो गया। अब आ जाते हैं वुमेन पार्टिसिपेशन पे, राइट? अब आज जो मैं बातें बताने जा रहा हूं वुमेन पार्टिसिपेशन को लेकर, गुरजन सिंह कह रहे हैं यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्री है या 28? सर 27 है, 28 नहीं है क्योंकि यूके तो चला गया अब बाहर। ओके, तो वुमेन पार्टिसिपेशन के ऊपर अब जो मैं बातें बताने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से समझना, ठीक है? ये बातों को एजुकेशनल लेवल पे ही कंसिडर करना प्लीज, व्यक्तिगत तौर पे नहीं। और अगर मैं आपके दिल की बात बता रहा हूं तो प्लीज उसको अप्रिशिएट करो। अगर आपके दुखती नस पे हाथ रख रहा हूं तो प्लीज एक बार कंफर्म करो। और अगर आपको कोई बात पसंद ना आए तो आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हो सभ्य शब्दों में, राइट? लेकिन ध्यान से सुनना, गर्ल्स का स्पेशल अटेंशन चाहता हूं मैं। वुमेन पार्टिसिपेशन और इकोनॉमी का क्या नाता है? हाउ इज इट रिलेटेड टू इकोनॉमी? ध्यान से सुनना, पहले सुन लो उसके बाद नोट्स देता हूं, ठीक है? रेडी? ध्यान से सुनो। देखिए, हमारे देश में आज एक ऐसी परिस्थिति है, सबसे पहला पॉइंट, इवन 25% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, टोटल फीमेल पॉपुलेशन इज नॉट इन जॉब्स। हमारे देश में जितनी भी महिलाएं हैं उसका 25% महिलाएं भी ऐसी नहीं हैं जो वाकई में जॉब करती हो, राइट? बिजनेस तो छोड़ ही दो, बिजनेस के लिए तो हम एनकरेज ही नहीं करते हैं। तो इनका पार्टिसिपेशन लेवल इकोनॉमी में, पार्टिसिपेशन लेवल इन इकोनॉमी इज वेरी पुअर। पार्टिसिपेशन लेवल इज पुअर। पिछले 2-3 साल का हाल देख लो। पिछले 2-3 साल में, इन लास्ट 2-3 ईयर्स, इसमें और ड्रास्टिक ड्रॉप डाउन आया है, राइट? कोरोना की मार सबसे ज्यादा अगर फीमेल और मेल लेबर में से किसी ने झेली है तो वो है फीमेल। उनके जॉब लॉसेस मेल से कहीं ज्यादा है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है जो मैं आपको बोल रहा था, वो है हमारा कल्चर और हमारे कस्टम्स। मैं एजुकेशन की बातें करता हूं, हाँ, मैं एक के कल्चर में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहता, लेकिन जो सच है वो बोलने से पहले मतलब मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। कल्चर और कस्टम, अब आपको मैं बताता हूं कैसे, ध्यान से सुनना। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने, BR आम्बेडकर ने, जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने 4 बातें इंश्योर की थी जो वुमन को मिलनी चाहिए। हर आजाद इंसान को, हर आजाद महिला को आजाद इंडिया में ये 4 चीजें मिलनी चाहिए। सबसे पहला,
whom to marry, उसे शादी किससे करनी है, ये हक उसका खुद का होना चाहिए। कोई माइका लाल उसके सर पे तांडव ना करे कि हम डिसाइड करेंगे कि तुझे शादी किससे करनी है। अगर आप इस तरह के भाई हैं तो याद रखना आप एजुकेटेड कहलाने के भी लायक नहीं है। सच है, सच है, सच है, क्योंकि कोई हक ही नहीं है आपको। किस हक से आप रोक रहे हो? संविधान ने पावर दे रखे हैं उनको। आप भाई और डैड बन के अगर उसके सर पे तांडव करेंगे, भाई और डैड तो चलो ठीक है, हमारे यहाँ तो ये हाल है कि मामा जी और फूफा जी, उनकी जबरदस्ती इतनी हो जाती है लड़की के ऊपर, और हर किसी को लगता है कि ये नाक कटवा के रख देगी। अरे नाक कटाने के लिए क्या लड़की अकेली बची है क्या? लड़के बड़ी नाक ऊंची करते हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता ये बात। I mean, कैसी सभ्यता में रहते हैं हम? अजीबोगरीब रूल बना के रखे हैं। लड़की किससे शादी करे ये अधिकार कानूनी तौर पे लड़की का खुद का है। दूसरी सबसे बड़ी बात, वो शादी कब करे, व्हेन टू मैरी, ये अधिकार भी उसका खुद का है। आप नहीं जबरदस्ती कर सकते कि 21 साल की हो गई है, चलो सबसे पहले इसकी शादी करा दो। जितने गरीब घरों में लड़कियां हैं वहां तो और जल्दी शादी, क्योंकि बर्डन कम करना है, बर्डन कम करना है, बर्डन। अरे यार हद होती है यार। तुम सक्षम नहीं हो, तुम मतलब अच्छा एजुकेशन नहीं दे पा रहे हो, तुम 4-5 साल और उसको अच्छे से नर्चर नहीं कर सकते, तो अपनी नाकामयाबी के लिए आप उसकी बलिदानी कैसे दे सकते हो? कैसे दे सकते हो? मतलब मेरे समझ के बाहर है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे पास एक पेरेंट्स आए और उन्होंने बोला कि सर डॉटर का काउंसलिंग करना है। मैंने कर दिया। तो डॉटर का पूरा इंटरेस्ट मैंने देखा, उसको एमबीबीएस में इंटरेस्ट है, उसको बायो लेना है और एमबीबीएस में जाना है। तो फादर चुपके से मेरे पास आए, मेरे ऑफिस में आके मुझे बोलते हैं कि बेटा जाओ, थोड़ा बाहर जाओ, है ना। तो बेटी को बाहर भेज दिया और मेरे से पर्सनली बात करते हुए कहते हैं, सर एमबीबीएस के लिए ना आप उसको डिस्करेज करो सर, डिस्करेज करो। मैंने बोला क्यों भाई, आपकी बेटी के तो परसेंटेज अच्छे हैं, कर सकती है। अरे नहीं सर, 40-50 लाख का बजट है सर एमबीबीएस का, कहां से हो पाएगा? 40-50 लाख रुपए कहां से लाएंगे? मैंने बोला पहली बात तो ये कि वो नीट की एग्जाम देगी, उसको गवर्नमेंट का कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट का कॉलेज मिलेगा, आप वहां से करवाइए। और अगर मान लो नहीं हो पाता है तब भी सर आप किस हक से बोल सकते हैं उसको कि एमबीबीएस मत करो? आपकी नाकामयाबी आप उसके सर पे क्यों दे मार रहे हैं? वो डॉक्टर बनना चाहती है तो आपका काम है, आपको उल्टे ये बोलना चाहिए अपनी बेटी को कि जा बेटा पढ़, तेरा बाप है, वो जहां से भी लाएगा पैसे लेकर आएगा, लेकिन तुझे डॉक्टर बनाएगा तो तू कर। तो वो उल्टा ही चल रहा है वहां पर। तो अपनी नाकामयाबियां हम सामने वाले के सर पे फोड़ते हैं। ये हर बार होता है, हर बार, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है। इंडिया में ये कल्चर इतना डबल स्टैंडर्ड वाला है, दिखाना कुछ और अंदर की सच्चाई ही कुछ और होती है। गलत बोल रहा हूं तो बताना मुझे। तो व्हेन टू मैरी ये अधिकार भी लड़की का खुद का है। तुम नहीं बोल सकते कि 24 साल की हो गई हो, 25 की हो गई हो, शादी करो। अगर मान लो कोई लड़की 28 और 30 की उम्र में शादी करना चाहती है, वो उसका अधिकार है, आप उसको कानूनी तौर पे प्रेशराइज नहीं कर सकते, राइट। तीसरा अधिकार, व्हेन टू अडॉप्ट मदरहुड, मातृत्व का अनुभव कब करना है, ये अधिकार उसका खुद का है। यानी शादी हो गई, शादी के बाद आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। शादी के बाद तो ऐसा होता है जैसे भारतीय समाज में आपको एक प्रकार से सेक्स करने का एक लाइसेंस मिल जाता है। बस आप न मर्जी पूछते हैं, न इच्छा पूछते हैं, न किसी बात का सॉफ्टनेस है, कुछ नहीं। और आपको लगता है कि बस एक शरीर है जिसको आपको यूज करने का पूरा लाइसेंस मिल चुका है। दिस इज द वे फीमेल्स आर बीइंग ट्रीटेड सिंस एजेस, ये ऐसा ही चला आ रहा है। तो इसमें जो जबरदस्त बदलाव की जरूरत है वो काफी हद तक है, क्योंकि उसके बिना महिला सशक्तिकरण की बातें करना सिर्फ किताबों में है, पर्सनली तो कुछ होता ही नहीं है। ओके, तो व्हेन टू अडॉप्ट मदरहुड, अब उसके ऊपर ससुर का प्रेशर, सास का प्रेशर, रिश्तेदारों के ताने, हर कोई ताने मारता रहेगा कि नाते पोतियों का मुंह कब देखेंगे, बच्चे कब होंगे। अरे यार हद होती है यार। वो जब रेडी होगी तब उसको मातृत्व का अनुभव करना है। आप बोलेंगे आपके कहने पर नहीं करेगी वो, और वो होना भी नहीं चाहिए। और चौथी और सबसे बड़ी बात,
हाउ मैनी किड्स, ये अधिकार केवल एक स्त्री का होना चाहिए। दुनिया उसको लिटरेचर ना दे, दुनिया उसको लेक्चर ना दे कि नहीं 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 नहीं, अभी पहली बेटी पैदा हो गई है तो चलो अब एक चांस और लेंगे, अब हम एक बेटे के लिए कोशिश करेंगे, और गलती से अगर दूसरी बेटी पैदा हो गई तो नहीं 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 नहीं, अब हमको एक चांस और लेना पड़ेगा, अब हम एक और बेटा। अरे हद होती है यार, तुम किस जमाने में जी रहे हो, किस जमाने में। मेरे पास ऐसे न जाने कितने ही स्टूडेंट्स हैं जहां पर मैंने ये देखा है, लिटरली किसी एक क्लास के नहीं, पूरे औरंगाबाद, पूरे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर में जहां भी पढ़ाता हूं मैंने ये कॉमनली देखा है। जिस घर में 2-3 भाई बहन हो और 2-3 बहनों के बाद 2-3 बहन और एक ही भाई हो, ध्यान से सुनना, जिस घर में 2-3 बहन और एक भाई हो, आप याद रखना वो भाई 90% केसेस में सबसे छोटा होगा, उम्र में सबसे छोटा होगा। जिस घर में भाई बहन 2-3 हो या 3-4 हो, वहां अगर भाई 1 है और बहन 3 है तो वो भाई सबसे छोटा ही होगा। वो इसलिए क्योंकि बड़ी मिन्नतों के बाद तो वो पैदा हुआ है और माँ बाप का बड़ा लाडला रहेगा, क्योंकि उनको लगता है कि चिराग आ चुका है, हमारे खानदान का चिराग आ चुका है। मराठी में उसको वंशाचा दीवा बोलते हैं, राइट। तो ये पैदा कर दिया है। ये 4 अधिकार कहां जाता है कि संविधान ने महिलाओं को दिए हैं। अब आप अपने दिल पे हाथ रख के एक बार बताओ, गर्ल्स और बॉयज, एज अ ब्रदर, क्या आप ये अधिकार अपनी बहन को पूरी तरह से दे पाएंगे? है आप में हिम्मत? आप असली मर्द अगर बनना चाहते हैं तो ये 4 अधिकारों के लिए लड़ो, ये 4 अधिकारों के खिलाफ मत लड़ो। अपनी बहन के लिए ये 4 अधिकारों के लिए लड़ो, राइट। और अगर आप एक फादर हैं तो ऑब्वियसली आप इन बातों का सम्मान करो। और सबसे पहले तो मैं गर्ल्स को ही बोलना चाहूंगा कि ये 4 अधिकार आप जिंदगी में किसी के लिए भी छोड़ना मत, किसी के लिए भी नहीं। आपका हस्बैंड कहीं का भी हो, कितना भी बड़ा 30 मार खा हो, एटलीस्ट ये 4 अधिकार आपके खुद के हैं जो आपको मिलने ही चाहिए। और जो इन बातों का रेस्पेक्ट नहीं कर सकता वो ऑब्वियसली आपको डिजर्व भी नहीं करता। तो ऐसे इंसान के साथ रहने की जरूरत नहीं है भैया। आप इस बात को समझिए कि दीज ऑल थिंग्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड। ओके, समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? अब क्योंकि ये सब कुछ हमारे कल्चर में नील बटे सन्नाटा हो चुका है, हमारे कल्चर में, मतलब मैं फ्रैंकली बोल रहा हूं, आप अगर ये बोलेंगे कि नहीं सर हमारे घर में ऐसा नहीं है, अरे सर आपका घर अकेला है क्या इंडिया में? आपका घर ही क्या रिप्रेजेंट करता है इंडिया को? मेरे घर में भी नहीं है, मेरे घर में भी नहीं है, लेकिन मेरे जैसी फैमिली है ही कितनी, बताओ ना, कितनी फैमिलीज है। असली इंडिया तो वही है जहां पर ये सब कुछ होता है, क्योंकि मास पॉपुलेशन ऐसी है, राइट। न जाने कितनी काउंसलिंग मैंने ऑफिस में इस तरह की देखी है कि सर मेरे पास 6 महीने का वक्त है तो मुझे जल्द से जल्द जॉब चाहिए। क्यों भाई 6 महीने का वक्त क्यों है? कहाँ जा रहे हो आप? टोक्यो ओलंपिक्स देखने? अरे नहीं सर 6 महीने बाद शादी करा देंगे घर वाले। तो शादी के बाद अरे सर भगवान जाने वो हस्बैंड कैसा निकलेगा, वो तो एक गैम्बल ही। मतलब लड़की के लिए लिटरली शादी एक जुआ बन के रह गया है कि हस्बैंड अच्छा निकला जिंदगी सेट है, हस्बैंड बकवास निकला जिंदगी नर्क है। अरे क्यों खेलना है ये गैम्बल तुमको? तुम खुद सक्षम बनो ना भाई, तुम खुद सक्षम। तो वो बात तो होती ही नहीं है, कहीं से कहां होती है। और इंडिया में अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ रूरल एरिया का प्रॉब्लम है तो सर आपके लिए जोरदार तालियां। ये बहुत बड़ा जोक मारा है आपने अगर आप सोचते हैं कि ये केवल रूरल इंडिया में होता है। ये अर्बन इंडिया में भी काफी हद तक होता है, पढ़े लिखे घरों में होता है, ठीक है। दूसरा, हम अलाउ ही नहीं करते जॉब करने के लिए। ऐसे कितनी फैमिलीज है इंडिया में जहां पर सिंपल रूल रहता है, लड़कियों ने बाहर जाके काम नहीं करना है, फिर चाहे भूखे मर जाएंगे, लेकिन अपनी शान शौकत को कम नहीं करेंगे। फीमेल घर के बाहर जाके काम करेगी नहीं। अरे किस सदी में जी रहे हो यार? और ऐसे कब तक चलता रहेगा? और क्यों? एंड हु द हेल यू आर टू डिसाइड दिस कि फीमेल को बाहर जाके काम नहीं करना है? आज समाज में जितनी अट्रोसिटीज हो रही है फीमेल की, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि फीमेल पार्टिसिपेशन कम है। अब आप देखिए, हाँ मैं आपको एक और बात बताता हूं, यहां से और एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, राइट। एक और पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझना, हाँ ध्यान से समझना।
हम अक्सर क्या सोचते हैं कि हैरेसमेंट होगा, राइट, बाहर जाएगी रात को, वो रात को कहीं बाहर से आएगी, ठीक है, तो सिक्योरिटी की चिंता रहती है, हैरेसमेंट की चिंता रहती है, किसी तरह का कोई एक मतलब मिस हैपन ना हो जाए, हमको इस बात का डर रहता है। आपको पता है ये डर क्यों है? ये डर इसलिए है क्योंकि अगर आप भारत में 1 किलोमीटर कहीं घूमने निकलेंगे, 1 स्क्वायर किलोमीटर, तो सड़क पे आपको पुरुष ज्यादा मिलेंगे, महिलाएं कम मिलेंगी। यस और नो? इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं बोल दिया ना मैंने। यस, बस यही वजह है। जिस दिन ये टर्न अराउंड हो जाएगा, फीमेल्स जितनी बाहर आएंगी, ये समाज उनके हिसाब से चलने लगेगा। आपको हर जगह उनके लिए रूल्स दिखाई देंगे। ओके, जहां आप टपरियों पे देखते हैं कि लड़के सिगरेट फूकते रहते हैं, या हर जगह आपको बॉयज दिखेंगे, वहां आपको गर्ल्स दिखाई देने लगेंगी, ठीक है। जहां आपको दिखाई देता है कि मतलब कॉमन रूम होते हैं, वो सब फीमेल्स के लिए बने हुए रहेंगे, उनके हिसाब से चीजें चलेंगी, ठीक है, क्योंकि उनका पार्टिसिपेशन समाज में इस तरीके से बढ़ता ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। समझ में आया? राइट। तो दैट इज व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। नाउ इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, अब मैं एजुकेशन के एस्पेक्ट में भी बात कर लेता हूं। एजुकेशन के एस्पेक्ट में अब जरा ध्यान से सुनो। एजुकेशन के एस्पेक्ट में सबसे पहले ये चीज देखी गई है कि गर्ल्स को अक्सर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। गर्ल्स आर कॉम्प्रोमाइजिंग, ओके। और अगर घर में भाई हो तब तो 100% कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और ऊपर से मिडिल क्लास फैमिली है या गरीब फैमिली है तब तो सत्यानाश, फिर तो पूरा ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो भाई है, वो इंजीनियर बनेगा। वो नालायक चीटिंग करके पास होगा तब भी वो इंजीनियर बनेगा, बहन ईमानदार होगी तब भी वो नहीं पढ़ेगी, क्योंकि भाई को पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि वो घर का चिराग है। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता, वो बिल्कुल तनु वेड्स मनु रिटर्न्स का डायलॉग याद आता है मुझे कि अरे भैया तुम क्या डायनासोर के आखिरी वंशज हो क्या, कि तुम मर गए तो पूरी वंश खत्म हो जाएगी? अरे हद होती है यार, ये चिराग क्या होता है? मेरे तो समझ के बाहर है, ये लॉजिक ही समझ के बाहर है, राइट। तो ये गर्ल्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है पढ़ाई में। अभी अभी हिंदुस्तान टाइम्स का एक अखबार है द मिंट, द मिंट ने एक शानदार न्यूज छापी थी। आपको जस्ट एक पॉइंट बता रहा हूं, किसी डिस्क्रिप्टिव में लिख देना। ये उन्होंने बोला था कि पिछले 5 साल में भारत में फीमेल एजुकेशन का स्तर बढ़ा है। फीमेल एजुकेशन जो है इसका स्तर बढ़ा है। बहुत अच्छा लगा सुन के, वाह अच्छी बात है। ऑन द अदर साइड एक और ग्राफ बताया उन्होंने, और उन्होंने बोला एम्प्लॉयमेंट का स्तर घटा है। फीमेल एम्प्लॉयमेंट का स्तर जो है वो घट गया है। तो मेरे समझ के बाहर थी कि भाई एजुकेशन अगर बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ना चाहिए, तो फिर पढ़ क्यों रहे हैं? तो कंक्लूजन ये दिया हुआ था वहां पर, माँ बाप चाहते हैं कि लड़की पढ़ लिख ले, उससे 2 चीजें हो जाएंगी। पहला, वेरी लेस डाउरी में उसकी शादी हो जाएगी। कैन यू बिलीव दिस नॉनसेंस? पढ़ लिख गई तो दहेज ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, ये लॉजिक है। और दूसरा, पढ़ी लिखी हो तो अर्ली मैरिज, जल्दी से जल्दी शादी हो जाएगी, तो हमारे सर का टेंशन और कम हो जाएगा। बस इसीलिए पढ़ा रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है, वो चाहते ही नहीं है कि वो नासा की साइंटिस्ट बने, वो चाहते ही नहीं है कि वो विक्रम साराभाई ज्वाइन करे, वो चाहते ही नहीं है कि वो रिजर्व बैंक में ज्वाइन हो जाए कहीं। अरे ना के बराबर, ना के बराबर। आज भी बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है, जैसे कोई लड़की बैंकिंग ट्राई कर रही है, 2-3 साल बैंकिंग ट्राई की, उसके बाद उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, तो पेरेंट्स ज्यादा नाराज नहीं होते। पेरेंट्स को लगता है जाने दो, वैसे भी फीमेल ही है, आज नहीं कल तो उसको घर संभालना है, शादी करनी है। ये लॉजिक है यार। अब इस तरीके से अगर चलता रहेगा तो कैसे हो पाएगा? इसीलिए वुमेन पार्टिसिपेशन जो समाज में चाहिए ना, उसके लिए तो आप लिटरली सरकार को गाली देना बंद करो बॉस। जिस दिन आप खुद अपने घर को ठीक कर लोगे, उस दिन ये समाज देखते देखते ठीक हो जाएगा। जो नजरिया आपका जमाने के लिए है, वो नजरिया जमाने का आपके लिए है। और याद रखना, समाज आपको वैसा ही मिलेगा जैसे आप खुद हैं, क्योंकि आप ही समाज हैं, बस आप ही समाज हैं। तो ऑब्वियसली ये फैक्टर्स जब तक बदलते नहीं तब तक चीजें सुधरेंगी नहीं, राइट। और लास्ट पार्ट है डावरी का। डावरी एक ऐसा समाज का एक इविल है जो कि दूर हो ही नहीं रहा है। डावरी वाले पार्ट के लिए मैं यहां पर थोड़ा सा ब्लेम पर्सनली फीमेल के तरफ शिफ्ट करूंगा। उसके पीछे भी एक रीजन है।
आज के डेट में मुझे एक बात बताओ, हाँ फीमेल सिर्फ यस या नो में जवाब देना। अगर कोई लड़की है, एक फीमेल है, हाँ मुझे एक बात बताओ सिर्फ, और ये एक मेल है, ठीक है, फीमेल मेल, ठीक है। फीमेल अगर मान लो बीकॉम की हुई है, 52% में ग्रेजुएशन हुआ है एग्रीगेट, ओके, इंग्लिश ज्यादा खास नहीं आती, एवरेज है, ओके, जॉब नहीं करती और एक मिडिल क्लास फैमिली की है, ठीक है, 24 साल की उम्र है और इसकी शादी करनी है। आप मुझे बताओ इसके लिए सेम बीकॉम वाला लड़का 52% एग्रीगेट, एवरेज पढ़ाई में, नो जॉब, जो जॉब नहीं करता और वो भी मिडिल क्लास ही है, क्या ऐसा रिश्ता इस लड़की के लिए कोई बाप करेगा क्या? यस या नो में बस इतना जवाब दे दीजिए। सिर्फ यस या नो में आप जवाब दे दीजिए, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, बस इतना बोल दीजिए मुझे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। कौन सा बाप ये करेगा? बस यस या नो में आंसर दे दीजिए, दैट्स इट। टेल मी नो, आप मानते हैं नो, नो नो। अब माफ करना, हाँ दुखती नस पे हाथ रख रहा हूं। आप फीमेल्स चाहते हैं कि समाज में आपको बराबरी का हक मिले, यस और नो? कंधे से कंधा मिला के चलना है, फाइन, अच्छी बात है। तो आप अगर बहुत मिनिमम क्वालिफाइड हैं, तो आपका हस्बैंड भी मिनिमम क्वालिफाइड रहा, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है आपको? अगर मान लो आपको पता है ये क्वालिफिकेशन वाली जो लड़की होगी, बीकॉम 52% एवरेज, ओके, जॉब नहीं है, मिडिल क्लास है, ये लड़की के भी ख्वाब होंगे कि उसका हस्बैंड कम से कम इंजीनियर हो या डॉक्टर हो और कम से कम 50,000 सैलरी तो हो। यार उसके बिना क्या बात बनेगी यार, ऐसे थोड़ी होता है, 50,000 सैलरी तो होनी चाहिए। अब तुम 50,000 वाला दामाद उठा के लाओगे, 50,000 वाला दामाद आते साथ ही समझेगा ना कि मैं यहां हूं और लड़की यहां है। उस गैप को भरने के लिए वो क्या डिमांड करेगा? डाउरी 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 डाउरी। और बाप भी डाउरी देता जाएगा, क्योंकि वो गैप दिख रहा है, वो गैप कम ही नहीं हो सकता जब तक डाउरी नहीं दोगे। और ये प्रथा कभी बंद ही नहीं हो सकती इस तरीके से। जिस दिन लड़कियों ने ये सोच लिया कि जो मेरी हैसियत है सेम मेरे हस्बैंड वैसा ही हो तो चल जाएगा, डाउरी की प्रथा वहां से बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लव मैरिजेस में कोई डाउरी देता है क्या? नहीं। तब तो आप अपने कॉलेज का कोई एक या कहीं ऑफिस का कोई भी एक इंसान ढूंढ के उससे शादी कर लेते हो ना, क्योंकि वहां प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों के लेवल सेम है, दोनों के लेवल सेम है। और आप इधर देखिए ना, जो द मिंट वालों ने छापा था वो भी तो इस बात को साबित कर रहा है कि वेरी लेस डाउरी अगर लड़की पढ़ी लिखी हो तो महिलाएं जितनी सक्षम होती चली जाएंगी, डाउरी की प्रथा उतनी तेजी से खत्म होती चली जाएगी, तेजी से खत्म होती चली जाएगी। आज ये डाउरी कितना बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है यार, कितना बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, राइट? और ऑब्वियसली अभी भी चल रहा है। सो द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज कि विमेन पार्टिसिपेशन को अगर आपको पॉजिटिवली बढ़ाना है, अरे आप ये मूलभूत ढांचागत सुधार देश में लाइए। इसको बोलते हैं ढांचा ठीक करना, ढांचागत सुधार, फंडामेंटल चेंजेस, फंडामेंटल रिफॉर्म्स करना। और जब तक ये नहीं होगा, भूल जाओ, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हमारी गिनती मलेशिया जैसे देशों के भी पीछे आएगी। आज मलेशिया में 80% महिलाएं काम कर रही है। अपना थाईलैंड इज अ कंट्री जहां पर लगभग 90% महिलाएं जॉब कर रही है। अमेरिका में भी इनका परसेंटेज काफी अच्छा है। और जो व्हाट इज द नेम ऑफ स्कैंडिनेवियन, यस, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं दुनिया की, स्कैंडिनेवियन यानी सबसे संपन्न देश, कौन कौन आता है? स्वीडन आता है, नॉर्वे आता है, उसके बाद डेनमार्क आता है, न्यूजीलैंड आता है, राइट? ये जो कंट्रीज हैं यहां पर तो वुमन डोमिनेटिंग सोसाइटी बनती जा रही है। ये है असली बदलाव जो इंडिया में आना बहुत जरूरी है। समझ में आया आपको? अच्छा, एक और तुमको आयरनी ऑफ द मोमेंट बताऊं। इंडिया एक ऐसा देश है, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जहां पर सबसे ज्यादा देवियां हमारे धर्म में है। कितनी सारी देवियां हैं। और सबसे ज्यादा वुमेन हैरेसमेंट भी हमारे यहां है। कितनी मजे की बात है कि नहीं? मतलब जो हम सोचते हैं वो हम मानते नहीं है, जो हम मानते हैं वो हम करते नहीं है, राइट? और एक और बात बताऊं, यानी लिटरली आपको सच में ये बहुत आई ओपनिंग लगेगा।
अरे भाई, भारत में देर आर 2 स्टेट्स, यूपी बिहार, जहां पर विमेन हैरेसमेंट के केसेस काफी ज्यादा हैं, राइट? ओके, ऐसा नहीं कि बाकी जगह नहीं है, यहां पर थोड़े ज्यादा हैं। और सबसे ज्यादा आस्तिक यानी धर्म को मानने वाले लोग भी आपको उसी बेल्ट में मिलेंगे। है ना मजे की बात? अब आइए साउथ में, केरला में। केरला इज अ स्टेट जहां पर आपको सबसे ज्यादा नास्तिक मिलेंगे, नास्तिक, ईश्वर को न मानने वाले। और केरला इज अ स्टेट जहां पर सबसे ज्यादा फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी आपको दिखाई देगी। वहां 1000 पुरुषों के पीछे 1056 महिलाएं हैं, पूरे फीमेल डोमिनेट कर रहे हैं। इससे एक बात तो समझ में आती है, यूपी बिहार और केरला को अगर हम कंपेयर करें तो एक बात तो क्लियरली समझ में आती है, जहां धर्म पहुंचा वहां एजुकेशन ठीक से नहीं पहुंच पाया, और जहां एजुकेशन पहुंचा वहां धर्म की कभी जरूरत पड़ी नहीं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरफ जाना है और क्या करना है। समझ में आ गया? समझ में आया? सर, डिस्पैरिटी टू डेवलप्ड कंट्रीज में भी है, वर्क प्लेस में। हाँ, है डिस्पैरिटी वहां पर भी है, बट इट्स नॉट लाइक दैट मच द वे वी आर टॉकिंग। हाँ, शादी के लिए लड़का चूज करने का सर, बट लड़कियों को तो ऑप्शन ही नहीं है शादी के लिए लड़का चूज करने का। सर, ऑप्शन नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? किसने नहीं दिया ऑप्शन? लड़कियां अपने हक के लिए एक बार लड़े तो सही। कैसी बात कर रहे हैं? कोई मुंह ही नहीं खोलता तो ऑप्शन मिलेगा कहां से? कोई मुंह खोलेगा ही नहीं तो ऑप्शन मिलेगा कहां से? सर राशिद सर, आप एक बार केवल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन देख लो। इंडिया में अगर किसी को शादी करनी है तो उसकी गाइडलाइन क्या है, मैं बता देता हूं। इंडिया में अगर किसी को शादी करना है तो उसके लिए केवल एक ही गाइडलाइन है। पहला, फीमेल का 18 साल का होना चाहिए, मेल का 21 साल का होना कंपलसरी है। और दूसरा, केवल उनके पास उनका आधार कार्ड होना चाहिए टू प्रूव कि वो इतने साल के हैं। कोई जज, कोई माइका लाल उनको कास्ट, उनको बाकी की कोई फालतू बात पूछ भी नहीं सकता। मालूम है तुमको? क्या बात कर रहे हो सर? कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत अधिकार देके रखे हैं, बहुत अधिकार देके रखे हैं। आप कोई कास्ट वास्ट कुछ भी नहीं पूछ सकते, आप ये भी नहीं बोल सकते कहां से भाग के आ रही है, क्या है। वो पुलिस केस हो जाएगा, वो पूरा अलग मैटर है अगर वैसा गया तो। ओके, अदरवाइज शादी करने के लिए केवल आधार कार्ड चाहिए बस। बाकी जाति धर्म कौन क्या है कुछ नहीं, आप किससे भी शादी कर सकते हो। दैट्स इट, दैट्स इट, इतना सिंपल है। और वहां पर हम बोल रहे हैं कि अधिकार नहीं है। कैसे अधिकार नहीं है? क्यों अधिकार नहीं है? राइट, बात समझ में आई? बात समझ में आई? हाँ, नहीं, लव जिहाद इज अ टोटल डिफरेंट वे यार। अब आप बिल्कुल टॉपिक से अलग हटके जा रहे हो। मैं इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के दायरे में जो आ सकता है मैंने वो बातें आपको बताई, ठीक है? तो ये लिख लिया। चलिए अब नोट्स लिख लीजिए। अब नोट्स लिख लीजिए, जल्दी से नोट्स लिख लीजिए, नोट्स लिख लीजिए। चलिए, राइट, चलिए नोट्स लिखिए। इनफ गाइज, इनफ। ये ऐसा टॉपिक है ना जिसके ऊपर एंडलेस बहस हो सकती है, एंडलेस बहस हो सकती है। राइट, ठीक है, चलेगा आगे। चलिए, पहला पॉइंट लिखिए, वुमेन पार्टिसिपेशन में। फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन इन इंडिया, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन इन इंडिया female labor participation in India fell to 16.1%, fell to 16.1%। नहीं सौरभ, जो तुमने अभी लास्ट में पॉइंट लिखा है, नहीं, ये पॉइंट वैलिड नहीं है। वंस अगेन, आप बोल रहे हैं 18 और 21 साल की वजह से डिस्पैरिटी है। नहीं नहीं नहीं, आप अलग से मुझे कॉल करिए, मैं बता दूंगा, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा। लेकिन जो आप बोल रहे हैं उसमें आप 2-3 पॉइंट मिस कर रहे हैं। आई विल टेल यू। एनीवेज, लिखो, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया फेल टू 16.1% ड्यूरिंग द जुलाई सितंबर 2020 क्वार्टर। During the July-September 2020 quarter.
ओके, जुलाई से सितंबर का जो क्वार्टर रहा, जिसको हम पहला क्वार्टर कहते हैं, दूसरा क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर का, उसमें द लोएस्ट अमॉन्ग द मेजर इकोनॉमीज, दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी में सबसे खराब परफॉर्मेंस इस मामले में भारत का रहा है। द लोएस्ट अमॉन्ग द मेजर इकोनॉमीज, द लोएस्ट अमॉन्ग द मेजर इकोनॉमीज। ठीक है, अब लिखिए सेकंड, सेक्सुअल हरासमेंट at different places is rampant, rampant, is rampant। ये एक बुराई है जो बढ़ती जा रही है। देखने का नजरिया ही गलत है हर किसी का। देखो यहां दो बातें हैं, पता है, यहां दो बातें हैं। मतलब आपको कोई इंसान पसंद आया, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। आपको कोई इंसान पसंद आया, ठीक है, भगवान ने हमें बनाया ऐसा है कि ठीक है भाई, हमको कोई चीज अट्रैक्टिव लग सकती है, कोई इंसान अच्छा लग सकता है, ठीक है। आपको कोई इंसान अच्छा लगा, आपने अपनी इच्छाएं व्यक्त की और आपने सामने वाले इंसान को ये पूछा, शादी का प्रस्ताव रखा, दोस्ती का प्रस्ताव रखा, जो भी, सामने वाले की इच्छा पे ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए, राइट। अगर वो हाँ कहे तो ठीक है, और अगर वो ना कहे तो जाने देना चाहिए। उसके लिए भी तो जिगर चाहिए ना कि ठीक है भाई जाने दो, कोई बात नहीं, इट्स ओके भाई। ये ही तो नहीं होता है ना, लार्जली ये होता ही नहीं है। सो उसके वजह से डोमिनेशन बहुत बढ़ जाता है, राइट। तो सेक्सुअल हरासमेंट एट डिफरेंट प्लेसेस इज वेरी रैम्पेंट। थर्ड, डाउरी एंड ब्राइड बर्निंग, कैन यू बिलीव दिस? डाउरी एंड ब्राइड बर्निंग, प्राइड नहीं, ब्राइड, ब्राइडल बोलते हैं ना, ब्राइड एंड ग्रूम, वो वाला ब्राइड बर्निंग। ओके, ये जो अलग अलग इश्यूज हैं ये बहुत बेकार है, राइट। इसलिए तो डावरी को एक बहुत ही सख्त कानून के दायरे में डाला गया है, ताकि इस तरह की अट्रोसिटीज को कम किया जाए, घरेलू हिंसाओं को कम किया जाए, राइट। कैसी घटनाएं हो जाती हैं। ओके, थर्ड, सेलेक्टिव अबॉर्शन एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड। नाबार्ड की डेट आ चुकी है क्या? 17 और 18 को है लिखा हुआ यहां पर। सेलेक्टिव अबॉर्शन एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड, सेलेक्टिव अबॉर्शन एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड। Then next, disparity in education, disparity in education, disparity in education। Then next, inadequate nutrition, inadequate nutrition। 18 सितंबर की डेट आई है ना, हाँ तो फिर अभी से क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? हमारे पास 15 ही टॉपिक है और हर टॉपिक के लिए 3 दिन फिक्स है, तो हम ज्यादा से ज्यादा अगस्त एंड तक सब कुछ खत्म कर लेंगे। और बहुत हुआ अगर मैंने 2-4 दिन एक्स्ट्रा लिए तो सितंबर 3 या 4 तारीख तक, यानी टीचर्स डे के पहले पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, टीचर्स डे के पहले पहले तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। डिस्पैरिटी इन एजुकेशन लिखा, अगला पॉइंट इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन लिखा, राइट। एंड देन लास्ट पॉइंट लिखिए, लो स्टेटस इन द फैमिली, लो स्टेटस इन द फैमिली, लो स्टेटस इन द फैमिली। लो स्टेटस इन द फैमिली, ठीक है, क्लियर हो गया?
यस फाइन। तो ये थे सारे पॉइंट्स रिलेटेड टू वुमेन पार्टिसिपेशन और जिसके वजह से हमारी इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। ठीक है, राइट। वुमेन पार्टिसिपेशन तो बढ़ाना वाकई में बहुत जरूरी है इंडिया में। ठीक है, इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ वुमेन, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक साइड, इकोनॉमिक एंगल ऑफ आवर सोसाइटी। ठीक है, हाँ। और एक और चीज मैं बता दूं, ये जो 16th लोकसभा है, अभी जो लोकसभा चल रही है, जो 2019 से लेकर 2024 तक की लोकसभा है, इस लोकसभा में हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल्स हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल्स इन लोकसभा, ये अभी तक के इतिहास में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रफली 73 के आसपास महिलाएं हैं। तो महिलाओं की ही अपनी अगर एक पार्टी बन गई, महिलाओं की पॉलिटिकल पार्टी, आई मीन तो वही सरकार में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है और काफ़ी कुछ हो सकता है। बट नाउ फॉर मैरिज गर्ल्स की एज भी 21 और बॉयज़ की एज 24 डिसाइड कर दी गई है। हाँ, वो बढ़ा दी गई है, ट्रू, सच बात। ठीक है, एनीवेज, ये समझ में आ गया आपको? हाँ, ये समझ में आया क्या? यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या? अब अगर किसी के कोई रेलेवेंट डाउट्स होंगे तो वो पूछ लीजिए। ओके, rather than just experiencing your sharing your experiences, just tell me in case if you have any relevant doubt. Okay, तो मैं यहाँ पर 1 मिनट का टाइम दे सकता हूँ, बोलिए अगर कोई रेलेवेंट डाउट है तो जरा पूछिए। यस गाइस, बोलिए। एक बफर टाइम हमारा कम से कम 10 से 15 सेकंड का है, इसलिए मेरी बोली हुई बातें आप तक 15 सेकंड बाद पहुंचती है। यस, हाँ, तो यहाँ तक सब कुछ ओके है, राइट। सोशल इश्यूज में तो यही पढ़ना पड़ेगा बेटा, इसलिए इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज में आप लोगों का ये राइट बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ओके, क्लियर हो गया? यहाँ तक सब कुछ ओके है, चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस पार्ट पे। ठीक है, यस। अब जरा बिना नखरे दिखाए फटाफट ये सारे बुलेट पॉइंट्स लिख लो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से ये सारे बुलेट पॉइंट्स लिख लो। ठीक है, भारत की पॉपुलेशन 138 करोड़। हाँ, चलिए फीमेल्स जरा जल्दी से बताइए, बिलियन में कितना होगा ये? बिलियन में कितना होगा ये? जल्दी बताइए। पॉपुलेशन फीमेल्स, जल्दी जल्दी जल्दी। रैम्पेंट का मतलब मैं समझा दूंगा यार, ठीक है, वो एक वर्ड के लिए चिंता क्यों कर रहे हो? रैम्पेंट का मतलब मैं समझा दूंगा। चलिए, 138 करोड़ यानी कितने बिलियन? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 138 करोड़ यानी कितने बिलियन? कल ही बताया था ना, जल्दी बोलो। हद होती है यार, अब ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना यार, मेल हो चाहे फीमेल, कंसंट्रेशन ही नहीं करेगा तो क्या फायदा? नौकरी तो लगनी ही नहीं है ऐसे में। बोलिए 138 करोड़ इज इक्वल्स टू, हाँ, लक्ष्मी जी का आंसर आया, थैंक गॉड। अरे 1 बिलियन यानी 100 करोड़, कल ही बताया था ना मूर्खों, कल ही तो हमने बात की थी। 100 करोड़ का मतलब 1 बिलियन। हाँ, तो भाई 138 करोड़ यानी 1.38 बिलियन। सोचना क्या है उसमें इतना? ये देख लीजिए, अब रेशु त्यागी का आंसर देख लीजिए, 13,800। मैडम 13,800 बिलियन होगा क्या? 13,800 बिलियन पूरे दुनिया की पॉपुलेशन भी है क्या? पूरे दुनिया की पॉपुलेशन 740 करोड़ है और हम कहा 13,800 बिलियन में जा रहे हैं कुछ भी। यस, जीडीपी नॉमिनल जीडीपी कितनी है भारत की? 3.05 ट्रिलियन डॉलर, ये लिख लीजिए। उसके बाद जीडीपी इन पीपीपी ये कितनी है? 10.21 ट्रिलियन डॉलर। बताता हूं, आगे स्लाइड बना के लाया हूं। नॉमिनल और पीपीपी क्या होता है सब समझा दूंगा, पहले लिख तो लो। हाँ, और अब ये जो छठा रैंक है इसको जरा चेंज करो, ये 5वां हो गया है, तो ये 5वें 6वें की सर्कस अभी जारी रहेगी। हाँ, तो अगर गलती से भी किसी ने 6 का 5, 5 का 6 कर दिया तो ज्यादा टेंशन मत लेना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली 5th और 6th के बीच में मार्जिन ना के बराबर है। ओके, एग्जामिनर पेपर सेट करेगा, जब तक पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा तब तक हो सकता है रैंकिंग बदल जाए, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं। आंकड़े पूछे जाएंगे, आंकड़े जल्दी से जल्दी बदलते नहीं है। क्योंकि जीडीपी पर कैपिटा, ये है भारत की पर कैपिटा जीडीपी। पर कैपिटा जीडीपी कैसी होती है? पर ईयर होती है। यस और नो? पर ईयर होती है, यानी भारत का एक व्यक्ति पूरे एक साल में कितना कमाता है? पूरे एक साल में भारत का एक व्यक्ति ऑन एन एवरेज 2100
$2191 कमाता है। ओके, तो अगर मान लो हम इसको 75 के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें 75 के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 2191 इंटू 75, यानी 1,64 लाख के आसपास इनकम आएगी। और इसको अगर हम 12 से डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 19,000 रुपए पर मंथ। बस इतनी इनकम है, बस दैट्स इट। श्वेता राज, आपका भी आंसर गलत है। कहाँ ध्यान है मैडम आपका, कहाँ ध्यान है? अरे भाई 138 करोड़ को बिलियन में अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो 0.38 बिलियन आएगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो ट्रिलियन में कन्वर्ट कर दिया आपने उसको। ट्रिलियन में गई है क्या इंडिया की पॉपुलेशन? पूरे वर्ल्ड की ट्रिलियन में नहीं है। गलत जा रहा है, हिसाब ही गलत जा रहा है पूरा। जीडीपी पर कैपिटा 145, राइट। जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से हम बहुत पीछे हैं। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके ऊपर तो पूरा लास्ट चैप्टर मैंने बना के रखा है। फिलहाल आप रैंकिंग लिख लीजिए, इट इज 0.645 मीडियम। ओके, 2019 131वां रैंक है दुनिया में। तो देख लीजिए क्या शर्मनाक रैंकिंग है। 131, ओके 145, राइट। तो दिस इज रियली वेरी वर्स्ट। ओके, वी नीड टू इम्प्रूव अ लॉट। दिल्ली अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो ये लिख लिया पूरा, राइट, चलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आते हैं नॉमिनल और पीपीपी पे। ठीक है, अब ये जो दो टर्म्स है ना, बुलेट पॉइंट नंबर 2 एंड 3, ये मैं आपको समझा देता हूं, तो प्लीज ध्यान से समझना। लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ माई पेन। आई गॉट सो मेनी ऑप्शंस ऑफ माई पेन। हाँ, सो नॉमिनल और परचेसिंग पावर पैरिटी। सबसे पहले पीपीपी का फुल फॉर्म लिख लो। पीपीपी का फुल फॉर्म होता है परचेसिंग पावर पैरिटी, राइट। पीपीपी के दो फुल फॉर्म होते हैं। एक होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसका अभी फिलहाल कोई काम नहीं है हमारे इस चैप्टर में। और दूसरे पीपीपी का मतलब होता है परचेसिंग पावर पैरिटी, जिसके बारे में अब हम समझने जा रहे हैं। So I do not want anyone to make comment for another 1 minute, and please pay attention to all words, every single word. Okay, देखिए ध्यान से समझिए। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है कि ऐसी जीडीपी जिसमें हमने इन्फ्लेशन को भी, मतलब इन्फ्लेशन के साथ नहीं, बल्कि यानी आप हर चीज को कंसिडर करके आपने एक नॉमिनल जीडीपी निकाल ली है। ठीक है, जिसमें आपने देशों के बीच में कोई फर्क नहीं किया है। जो एक्चुअल जीडीपी जो मैंने आपको बताई ना, एनीथिंग विच वी प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड जीडीपी। तो वो जो जीडीपी है, जिसका आंकड़ा आपने देखा था अभी तक पिछले 4 लेक्चर से बार बार मेरे मुंह से, ये जो 3.05 ट्रिलियन आप सुनते आ रहे हैं, ये नॉमिनल ही है, ये नॉमिनल ही है। तो ये एक सामान्य जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, रशिया में ये जो पेन, ओके, जो भारत में जो पिन पॉइंट का पेन है, ये भारत में कितने रुपए का मिलता है, रशिया में कितने रुपए का मिलता है, ये सब बिना सोचे। अमेरिका में ये कितने का मिल जाएगा, कनाडा में, ये सब बिना सोचे हमने एक जीडीपी कैलकुलेट कर ली, तो वो है नॉमिनल जीडीपी, बस। ठीक है, और डॉलर में क्यों? क्योंकि कंपेयर कैसे करेंगे? कोई रुपए में बात करेगा, कोई रूबल में बात करेगा, कोई रेंड में बात करेगा, कोई युआन में बात करेगा, कोई येन में बात करेगा, तो जीडीपी के कंपैरिजन कभी हो ही नहीं पाएंगे। कौन आगे गया, कौन पीछे गया, कुछ नहीं समझ आएगा। तो इसीलिए हमने ऐसे किया। अब बाजू वाली जीडीपी पे आइए, परचेसिंग पावर पैरिटी। परचेसिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है कि जैसे ही आप नॉमिनल को परचेसिंग पावर पैरिटी में कन्वर्ट करते हैं, आपकी जीडीपी 10.21 ट्रिलियन डॉलर्स की हो जाती है, एकदम से 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाती है। इधर आंकड़ा देखा ना आपने, 10.21 ट्रिलियन डॉलर्स, राइट। तो अब ये होता क्या है, देखो, इसमें हम लिविंग कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ लिविंग उसके हिसाब से चलते हैं। इसमें हम इन्फ्लेशन जोड़ के बात करते हैं। तो आप बोलेंगे ये आंकड़ा आया कहां से, कुछ नहीं समझ आ रहा है, मैं समझा देता हूं, देखिए ध्यान से। ठीक है, प्लीज पे अटेंशन। चलिए किसी स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं रसिका मैडम। ठीक है, तो रसिका जी आपका एग्जाम्पल ले रहे हैं, जरा माइंड मत करिएगा। ओके, अच्छा एग्जाम्पल है, सुनिए। तो जैसा मान लेते हैं कि ये है न्यूयॉर्क,
और ये है न्यू दिल्ली। ठीक है, ध्यान से समझो। रसिका जी न्यूयॉर्क से निकली राइट, न्यूयॉर्क से उड़ी और सीधा न्यू दिल्ली आई। ठीक है, फ्लाइट लैंड की न्यू दिल्ली में, यहां आ गई। अपने साथ न्यूयॉर्क से $1 लेकर आई। कितना? मात्र $1। ओके, अब $1 का भाव क्या चल रहा है दोस्त? मान लो राउंड फिगर में 75। ठीक है, ठीक है भाई। तो जैसे ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में उतरी, करेंसी एक्सचेंज काउंटर पे गई और $1 उनको दे दिया और बदले में ₹75 खुद ले लिए। ठीक है, इस ₹75 से रसिका जी चाहे तो कम से कम ₹25 का 2 बार नाश्ता, ₹25 प्लेट वाला साधारण नाश्ता 2 बार, और ₹5 की 2 चाय, इतना तो कर ही सकती है। यस और नो? अरे इतना तो कर ही सकती है ना। चलो ₹30 प्लेट का नाश्ता ले लो, तब भी इतना तो वो कर ही सकती है, राइट। तो इतना उसने कितने में एडजस्ट कर लिया? मात्र $1 में, राइट। इतना सब कुछ। अब मान लेते हैं कि रसिका जी वापस जा रही है न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क। ठीक है, तो भाई अब न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़ी है उन्होंने। राइट, और अब ये जा रही है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क गई और यहां से जाते समय मात्र ₹75 लेकर गई। 75 रुपीज अपने साथ रख के गई। जैसे ही न्यूयॉर्क पहुंची, करेंसी एक्सचेंज डिपार्टमेंट में गई और अब ₹75 दिए, बदले में उनको $1 थमा दिया। ऑफिसर ने $1 दे दिया। अब उस $1 में अमेरिका में, वो भी न्यूयॉर्क में, 2 बार चाय हैं, 2 बार चाय और 2 बार ब्रेकफास्ट। ओके, इतना तो बहुत दूर की बात मेरे दोस्त। वजन नापने की मशीन पे भी खड़े नहीं हो सकते आप। क्या कर लोगे? तो आप इस $1 में वहां क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं। तो आप अमेरिका में उसी $1 में 2 बार ब्रेकफास्ट और 2 बार चाय पी सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनके यहां कॉस्ट ऑफ लिविंग और इन्फ्लेशन हमारे कंट्री के कंपेयर में ज्यादा है। समझ में आया? तो अमेरिका में जो $3 ट्रिलियन के बराबर का जो जीडीपी होगा, उस $3 ट्रिलियन के जीडीपी में अगर हम भारत में सामान खरीदे तो $10 ट्रिलियन के बराबर के सामान आ जाएंगे। ये इसका मतलब हुआ, ये इसका मतलब हुआ। समझ में आया? इसलिए परचेसिंग पावर पैरिटी में जैसे ही हम इसको शिफ्ट करते हैं, अचानक से ही अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी में अगर आप देखें तो 3.05 के साथ इंडिया का रैंक है 5th। जैसे ही हम परचेसिंग पावर पैरिटी में जाते हैं, इंडिया का रैंक आ जाता है 3rd। तो अगर आपको कभी एग्जामिनर ने ये पूछ लिया, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जो जीडीपी है वो भारत की जीडीपी कितनी है, तो एक बार जरा आप ढंग से देख लेना यार, ये नॉमिनल जीडीपी पूछ रहा है कि पीपीपी पूछ रहा है। क्योंकि नॉमिनल पूछ रहा है तो $3 ट्रिलियन, पीपीपी पूछ रहा है तो $10 ट्रिलियन। दूसरा, नॉमिनल पूछ रहा है तो 5वां रैंक, पीपीपी पूछ रहा है तो 3रा रैंक। पीपीपी में भारत के आगे केवल 2 ही कंट्री हैं, पहला ऑब्वियसली यूएसए और दूसरा ऑब्वियसली चाइना। क्योंकि इन दोनों की जीडीपी नॉमिनल वाली ही हमसे ज्यादा है, तो पीपीपी वाली तो ज्यादा आएगी। तो इसीलिए इस मामले में भी ये दोनों हमसे आगे हैं। इस तरीके से ये दोनों का डिफरेंस होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? राइट, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? समझ में आया? राइट, हाँ, दिस इज द वे द नॉमिनल एंड परचेसिंग पावर पैरिटीज कंपेयर्ड। ठीक है, तो चलिए, नॉमिनल की डेफिनेशन तो हमने बहुत पहले ही लिख ली थी, क्योंकि जीडीपी की जो बेसिक डेफिनेशन है वो नॉमिनल वाली ही थी हमारी, राइट। हाँ, ठीक है।
तो जरा एक बार नॉमिनल जीडीपी हेडिंग डालिए और एक लाइन लिख लीजिए उसमें। ओके, नॉमिनल जीडीपी हेडिंग डालिए और एक लाइन उसमें ऐड करिए। चलिए जल्दी से नॉमिनल जीडीपी लिखिए और एक लाइन उसमें ऐड करिए। लिखिए, नॉमिनल जीडीपी डज नॉट रिफ्लेक्ट, नॉमिनल जीडीपी डज नॉट रिफ्लेक्ट्स nominal GDP does not reflects differences in the cost of living, differences in the cost of living. Nominal GDP does not reflects differences in the cost of living and inflation rate among the countries, and inflation rate among the countries, and inflation rate among the countries। ठीक है, बाकी नॉमिनल की पूरी डेफिनेशन एज इट इज है, एकदम सेम है, राइट। अभी लिख लीजिए दूसरी, जीडीपी पीपीपी, जीडीपी पीपीपी हेडिंग डालिए और पीपीपी का फुल फॉर्म भी लिख के रखिए अगर अभी तक नहीं लिखा है तो, परचेसिंग पावर पैरिटी। अरे लिख रहे हैं ना, नहीं तो मैं कैमरे के सामने अकेला ही बड़बड़ा रहा हूं शायद। हाँ, जीडीपी पीपीपी लिखिए, दिस रिफ्लेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग, दिस रिफ्लेक्ट्स the cost of living and inflation rates of the countries, comma, GDP in PPP per capita, GDP in PPP per capita, GDP in PPP per capita basis, BASIS सिंगुलर में लिखना, बेसिस मत लिख देना, बेसिस BASIS सिंगुलर में, बेसिस is arguably, ARGUABLY, is arguably more useful when comparing differences in living standards between nations, in living standards between nations, in living standards between nations। ओके, सो वो वुमन का जो पार्टिसिपेशन था इकोनॉमी का, वो वाला भी पार्ट हमने लिख लिया और ये भी लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये नॉमिनल और पीपीपी भी कंप्लीट हो जाता है डेफिनेशंस के साथ, और ये नॉमिनल और पीपीपी के लेटेस्ट आंकड़े हैं, ज़रा आप ये भी देख लीजिए। ओके, ये देख लीजिए। देखो अब पीछे चलते हैं, ये 2191। ओके, ये क्या था, जीडीपी पर कैपिटा, ये नॉमिनल का था। ठीक है, तो ये हो गया नॉमिनल का, और पीपीपी में भारत की इनकम कितनी आ जाएगी, 7,333 रुपए। ठीक है, ये पीपीपी में आएगी। राइट, दोनों की रैंकिंग अलग अलग निकलती है, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, जीडीपी नॉमिनल वाली। राइट,
निकिता पूछ रही हैं इट मीन्स इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग 3rd रैंक पे है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप वो पूरे सम टोटल अमाउंट को सीधे सीधे कन्वर्ट कर रहे हो, इसीलिए वो वैसा दिख रहा है। हमसे ज्यादा महंगाई तो पाकिस्तान में है। राशिद कह रहे हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए? वो सब नहीं पढ़ना है क्या? गवर्नमेंट क्या कर रही है वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए? इसके लिए सोशल इश्यूज वाले पार्ट पे जब हम आएंगे, जिसमें हमको अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी करना है, जिसमें हमको ST SC वाला पूरा पार्ट समझना है, वहाँ पर हम इस मुद्दे पे फिर से आएंगे। और वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए सरकार करनी बहुत कुछ कर रही है, लेकिन वही है राशिद साहब कि ग्रास रूट लेवल पे जब तक चेंजेस नहीं होते ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और इस मामले में तो मैं इतना स्ट्रांग हूँ, इतना स्ट्रांगली विश्वास रखता हूँ कि मुझे लिटरली किसी के राय की भी जरूरत नहीं है। मतलब आई रियली डू नॉट वांट कि कोई इसमें मतलब ये बोले कि नहीं ऐसा है वैसा है। अरे क्योंकि हमने खुद देखा है, हमने खुद भुगता है, तो फिर हम यानी और किसी की क्या सुने, राइट? मतलब इस मामले में तो एक ही चीज है कि आप अपने घर पे पहले बदलाव करें, आप धीरे धीरे समाज में बदलाव तभी ला पाएंगे। यू नो द चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले हमको घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, राइट? एक भाई होने के नाते आप अपनी बहन को अधिकार देना सीखिए, एक फादर होने के नाते आप अपनी डॉटर को अधिकार देना सीखिए और उनके काम में दखल ना दें। ओके, आज के डेट में देखो एक सिंपल बात है, मान लो आपकी उम्र है अभी 24 साल मान लेते हैं, ठीक है, और आपकी कोई यंग बहन है, उसकी उम्र है 22 साल, ठीक है, राइट? ये ब्रदर और ये सिस्टर, राइट? मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि ये सिस्टर न के बराबर ऐसी सिस्टर्स होंगी पूरे इंडिया में, न के बराबर, बहुत कम, जो खुल के अपनी पसंद नापसंद अपने भाई से इस उम्र में शेयर कर सकती हैं। स्पेशली जिस इंसान को वो पसंद करती हैं, बता ही नहीं पाएंगी, बता ही नहीं पाएंगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर बता दिया तो हो सकता है थप्पड़ पड़ जाए, हो सकता है कैरेक्टर पे ही आ जाए, हो सकता है कि उसके बाद घर पे पता चल जाए, हो सकता है कि डांट इतनी पड़ जाए कि कॉलेज और ऑफिस जाना बंद करा दे, हो सकता है कि बाहर निकलना ही बंद करा दे, और हो सकता है कि उसके बाद फिर पता नहीं किसकी किसकी क्या क्या बातें और कितने ताने और क्या सुनना पड़े। इसी चक्कर में हो सकता है 6 महीने के अंदर अंदर शादी हो जाए, राइट? कॉन्फिडेंस बचा ही कहाँ है? कॉन्फिडेंस बचा ही कहाँ है? आप जिस दिन ये बैरियर तोड़ दोगे ना, वहां से बदलाव शुरू हो जाएंगे। ऑफ कोर्स आप एडवाइस कर सकते हैं, आप एडवाइस कर सकते हैं कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, ये इंसान आपके लिए ठीक रहेगा, आपको ये देखना चाहिए, वो देखना चाहिए, लेकिन आप टांग नहीं अड़ा सकते किसी चीज में। ओके, आप एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन संविधान आपको ये प्रूफ मतलब ये अधिकार देता नहीं है कि आप डायरेक्टली उसमें टांग अड़ा के उसको रोक दें, ठीक है? ये एक पार्ट है। ओके, चलिए अब चलते हैं जरा कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स की तरफ। ओके, तो ये है भारत के कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स। यस, अब आप देखिए भारत कहां कहां कौन से पायदान पे है, इससे आपको समझ में आएगा कि हमारे लिए अभी भी देश को आगे बढ़ाना कितना मुश्किल है। ये सबसे पहली रैंकिंग है हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स। हाल फिलहाल में ये रैंकिंग जारी हुई थी। भारत का नंबर है 85th 199 कंट्रीज में। इसमें नंबर 1 पे है जापान। आप जानते हैं ये रैंकिंग क्या है? ये रैंकिंग ये कहती है कि दुनिया के ऐसे कितने देश हैं जो भारत के लोगों को बिना वीजा के अपने देश में घुसने दे सकते हैं। बस ये रैंकिंग है। आ रही है ना शर्म? आ रही है कि नहीं शर्म? दुनिया में जापान एक ऐसा देश है जिसके ऊपर मैक्सिमम देश भरोसा करते हैं, इसीलिए जापान के नागरिक दुनिया के मैक्सिमम देश में अगर जाएंगे तो वो केवल पासपोर्ट के साथ टिकट ले सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं। वीजा के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता। एक हम है, अमेरिकन हमको बेवकूफों की तरह, जानवरों की तरह, कुत्तों की तरह ट्रीट करते हैं और हम अमेरिका जाने के लिए मरे जा रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि भाई वहां पर भविष्य है। ठीक है, चलो वो भी ठीक है, लेकिन अमेरिकन हम पे विश्वास नहीं करते। हमें अलग से वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो वीजा के लिए क्यों अप्लाई करना पड़ता है? क्योंकि आपको पहले बताना पड़ता है कि आप क्यों आ रहे हो, कितने दिन के लिए रहोगे, कहां कहां घूमोगे, किस काम से आ रहे हो,
फिर उसके बाद आपके ऊपर नजर रखी जाएगी और जैसे ही आपका वीजा वैलिडिटी खत्म हो गई, टाटा गुड बाय करके आपको भेज दिया जाएगा, बिकॉज दे डोंट बिलीव यू। तो भारत का रैंक 85th है। हमसे 84 देश दुनिया में ऐसे हैं जिन पे दुनिया का विश्वास अभी भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये है एक और बड़ी रैंकिंग। ये देख लो, डेमोक्रेसी में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है भारत ने, राइट। हम अपने आप को बहुत मजबूत डेमोक्रेसी मानते हैं। डेमोक्रेसी में भारत का रैंकिंग बहुत गिरा है, अभी लेटेस्ट में 53rd नंबर पे आ गया है। कोई फ्रीडम है ही नहीं। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी के नाम पर जितने ज्यादा धार्मिक इश्यूज बनते जा रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छोटा बड़ा, ये ब्राह्मण, दलित, यादव, जाट, अलग अलग पटेल्स, कापूज या किसी भी प्रकार से, तो ये सब चीजों ने बहुत डिवीजन क्रिएट कर रखे हैं। तो डेमोक्रेसी में काफी हद तक हम नीचे गिरे हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसका मतलब होता है कि कौन से देश की आर्मी कितनी स्ट्रांग है। तो आर्मी में तो हम हैं ही, वो तो शुरू से हम हैं। तो ऑब्वियसली जिसके दो दुश्मन हो, एक तरफ चीन एक तरफ पाकिस्तान, तो उसको तो आगे रहना ही पड़ेगा। तो इस मामले में नंबर 1 पे है यूएस, सेकंड पे है चाइना, तीसरे पे है रशिया और चौथे नंबर पे आ जाता है इंडिया, राइट। उसके बाद आता है हंगर इंडेक्स। अब देखो, मैं आपको एक आयरनी बताता हूं। दिया तले अंधेरा बोलते हैं ना, ये डायलॉग सुना है कि नहीं कभी? दिया तले अंधेरा सुना ही होगा, राइट। आयरनी ऑफ द मोमेंट देखिए, हमारे देश में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कितना है? फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है, रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन है हमारे देश में 295 मिलियन मेट्रिक टन। ओके, एग्री के बच्चों को मैं बता रहा हूं, मतलब मुझे 200% श्योर है कि आप यानी इस बात को अच्छे से रिकॉग्नाइज भी करेंगे, बिकॉज यू नो दिस। ओके, फिर उसके बाद हमारे देश में हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन कैसा है? हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन हमारे देश में फूड ग्रेन से भी ज्यादा है, 312 मिलियन मेट्रिक टन। ठीक है, इस लेवल पे। अरे ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्शन है। इससे बफर स्टॉक क्या भयानक मेंटेन कर सकती है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और करती भी है, और अनाज सड़ जाता है। इतना अनाज होने के बावजूद, इतना शानदार प्रोडक्शन होने के बावजूद, दुनिया में टॉप 5 में आने के बावजूद हम ही हैं जो सबसे ज्यादा भूखे हैं। कैन यू बिलीव दिस? 107 देशों में 94 नंबर पर है भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, यानी हमारे यहां अभी भी लोग भूखे ही मर रहे हैं। अरे यार, तो फिर क्या कर रही है सरकारें? मैनेजमेंट कहां है फिर? यानी जो अनाज ग्रो कर रहा है उस तक अनाज नहीं पहुंच रहा है, जो मंडियों में बैठा है वही भूखा मर रहा है। तो ये किस तरह का सिचुएशन बना के बैठे हैं? हमारा मैनेजमेंट बहुत खराब है। ये पॉलिसीज भगवान जाने सरकार डूब क्यों नहीं मरती जब ये देखती है तो कि ये कैसे हो रहा है, इसको कैसे चेंज करना पड़ेगा। ये तो वही बात हो गई कि किसी बाप ने अपने बेटे को बोला कि बेटा तेरे लिए मैं अच्छी किताबें लेकर आता हूँ, अच्छा पेन लेकर आता हूँ, बढ़िया स्टडी लैंप लगा देता हूँ, इंटरनेट का कनेक्शन लगा देता हूँ, किताबें बढ़िया खरीद देता हूँ, सब कुछ, डाइट अच्छी दे देता हूँ, तू सिर्फ पास होके तो दिखा। और उससे नालायक से उतना भी नहीं हो पा रहा है। तो इतना सब कुछ करने के बावजूद देखो, हंगर इंडेक्स में हम 94th नंबर पे। फिर उसके बाद है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। कैन यू बिलीव? इसमें जो देश जितना पीछे रहेगा वो उतना कम रिस्की है। तो इसको देख के ज्यादा खुश मत हो जाना, ये 5वीं रैंकिंग और ज्यादा डरावनी है। इसमें आप जितना पीछे आओगे 160, 165, आप उतने कम रिस्की हो क्लाइमेट में। हम तो भयानक रिस्की कंट्री है, 7वें नंबर पे आते हैं टॉप 10 में। एक तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलाने वाले शहर हमारे पास है, और उसके बाद क्लाइमेट का रिस्क भी हमने बना लिया है। एक तरफ हिमालय, एक तरफ थार डेजर्ट, और नीचे तीनों तरफ से पानी पानी। तो हमारा बहुत कुछ वल्नरेबल पोजीशन में चला जाता है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। ओके, इकोनॉमी का फ्रीडम कितना है? इस मामले में 26वें स्थान पर है। ओके, टॉप 10 में हम यहां भी नहीं है। सरकार सुधार चाहती है, कर रही है, लेकिन उसका असर आते आते टाइम लगेगा। ये जो गणित की सच्चाइयां है ना, ये भारत की रैंकिंग नहीं है, ये दुनिया के अलग अलग विश्वसनीय एजेंसीज ये रैंकिंग निकालते हैं, और उन्होंने भारत को ये नंबर दिए हैं। अरे बहुत सोच समझ के बनाई हुई रैंकिंग है, आप कहां कहां उंगलियां उठाओगे।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मोदी सरकार को इसी बात पे बहुत नाज है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जहां भारत 120वें स्थान पे आता था, तो वहां से वो आते आगे आते 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 अब 63rd रैंक पे आ गया है। लेकिन मैं इसको अभी भी एक क्रेडिबल बात नहीं मानता। भारत में ईज है ही नहीं बिजनेस के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, दावे से कह रहा हूं, आज मुझे 10 साल का टीचिंग का तजुर्बा है। ओके, जब मैं खुद इंजीनियरिंग कर रहा था तब से मैं पढ़ा रहा हूं। उसके बाद मैंने MBA किया, तब भी मैं पढ़ा ही रहा था। उसके बाद मैंने 2 मल्टीनेशनल्स में काम किया, तब भी मैं पढ़ा ही रहा था। और उसके बाद मैं फुल टाइम टीचिंग में आ गया, तब से तो मैं पढ़ा ही रहा हूं। इतना तजुर्बा होने के बाद अगर मैं मुद्रा लोन लेने गया किसी बैंक में और मैंने बोला कि मुझे खुद का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करना है, मुझे मुद्रा लोन चाहिए, ट्रस्ट भी मुझे भगा दिया जाएगा। मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। हजारों शर्तें रहेंगी जो मैं पूरी भी नहीं कर पाऊंगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बातें करना बहुत आसान है, एक्चुअल रियलिटी सत्यानाश, बिल्कुल नील बटे सन्नाटा, कुछ होता ही नहीं है। मुद्रा लोन जो है उसका मैक्सिमम फायदा बहुत ही एक स्पेसिफाइड कैटेगरी को हुआ है, राइट। उसके बाद अगला ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, इंसान कितना खुश है हमारे देश में। स्वीडन, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, ये है वो देश जहां इंसान सच में दिल से खुश है, हैप्पी है, जहां वो लंबा जीना चाहता है, जहां उसके मन में अरमान है जो पूरे भी होते हैं। एक स्वस्थ हैप्पी फैमिली, एक अच्छी जिंदगी, अच्छी छुट्टियां, अच्छा स्वास्थ्य, सब कुछ बढ़िया, ये होता है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। अपने यहां देख लो, 150 कंट्री में 140वां नंबर है हमारा। अरे यहीं से समझ में आता है कि कितने दुखी हैं हम। अब आप बोलो इसके लिए भी सरकार जवाबदार है। अरे क्या सरकार, यहां तो कम से कम हम मान ले कि हमारा कल्चर जवाबदार है। हम कहीं किसी भी तरीके से रूढ़िवादी पने को हम छोड़ना ही नहीं चाहते। जो ऑर्थोडॉक्स पना चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है, उसको वैसे ही घसीटते जा रहे हैं। आज भी वैसे ही घसीटते जा रहे हैं। तो बदलाव आएगा कब? आसमान से अपने आप तो नहीं आने वाला है ना, राइट। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स तो लिटरली इतनी शेमफुल है हमारे यहाँ कि उससे बहुत कुछ समझ में आता है कि इंडिया कितना पीछे है इस मामले में। किसी को अपने अधिकार दे नहीं रखे हैं। लड़कों के ऊपर जॉब का टेंशन, लड़कियों के ऊपर शादी का टेंशन, शादी के बाद बच्चे पालने का टेंशन। उसके बाद समाज में हमेशा सर झुका के चलो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई उंगली उठाए। इससे बचो, उससे बचो, किसी से दोस्ती करने से पहले बचो, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, इस बात का टेंशन। वो कहते हैं ना, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या बोलेंगे लोग। ये करते 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 इंसान की जिंदगी कब खत्म हो जाती, कहीं बचता ही नहीं है। वो किस बात का हैप्पी, हैप्पी कैसे हुआ जाता है उसको मालूम ही नहीं है। सैटरडे संडे पूरा यूरोप छुट्टी मनाने निकल जाता है, अमेरिकन छुट्टी मनाने निकल जाते हैं, और हम बेसिकली कमाए चाहे ना कमाए, हमारा समाज बेसिकली ऐसा बना के रखा है हमने इतने रिजिड स्ट्रक्चर में कि लाइक वी नीड टू आंसर सो मेनी थिंग्स बिफोर वी डू एनीथिंग, राइट। सो दीज आर द चैलेंजेस, एब्सोल्युटली बैड। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये मेरी फेवरेट रैंकिंग है, एकदम फेवरेट। यानी मैं ऐसा मानता हूं कि तुम बाकी का सब कुछ धीरे धीरे बदल लेना, सबसे पहले तुम ये बदलो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका मतलब होता है मानव विकास सूचकांक, कि तुम्हारे देश में एक्चुअली में इंसान ने कितनी तरक्की की, देश ने कितनी तरक्की की, वो तो हम कैलकुलेट करते बैठेंगे। आज $3 ट्रिलियन का देश है, निर्मला जी कहती है 5 ट्रिलियन का हो जाएगा एक दिन 10 ट्रिलियन का हो जाएगा, वो ठीक है। लेकिन क्या लक्ष्मी, अभिषेक, रक्षा, ओके, क्या राशेद, अभिषेक, ऋत्विक, क्या मैं, क्या मौली, क्या वैष्णवी, क्या सुमंता, क्या वैशाली, क्या हम सब की हालत बदलेगी? ये है एक्चुअल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग। इसका मतलब होता है कि इंसान ने कितनी तरक्की की। जो इंसान चप्पल में घूम रहा था, क्या वो जूते में आया? जो इंसान दोनों वक्त की रोजी रोटी भी नहीं खा पाता था, क्या वो खा रहा है? जो इंसान एडजस्ट कर रहा था, क्या उसके पास अब सफिशिएंट चीजें हैं? जो जनरल डब्बे के धक्के खा रहा था, क्या वो एसी में ट्रैवल कर पा रहा है? जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में जाता था, क्या वो हवाई यात्रा कर पा रहा है? जो सैटरडे संडे को भी बाहर नहीं निकल पा रहा था, क्या वो विदेश की यात्रा कर पा रहा है? दिस इज द एक्चुअल डेवलपमेंट विच इज रिक्वायर्ड। और उस मामले में देख लो, हम 100 के पीछे 131वें नंबर पे है। कुछ नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तो टोटल बेड़ा गर्क हो रखा है, कुछ नहीं है उसमें।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। हमारे यहां प्रेस को स्वतंत्रता कहां है? कुछ भी नहीं, बकवास बातें। अब मैं लाइव में अगर मैं ये सब बातें बोलूंगा तो वंस अगेन पॉलिटिकल बातें हो जाएंगी। लेकिन ऊपर ऊपर से बता देता हूं, भारत में अगर आप मीडिया की बात पे विश्वास कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको बहुत कुछ सबड्यू करना पड़ेगा। अरे सब बिके हुए हैं। साउथ के मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज के पास उनका खुद का न्यूज चैनल है, राइट। हमारे नेशनल न्यूज चैनल में से बहुत से न्यूज चैनल ऐसे हैं जिसको पॉलिटिकल पार्टी से पूरी फंडिंग मिलती है। तो ये सब के सब धीरे 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 इस देश में प्रोपोगेंडा चलाते हैं। प्रोपोगेंडा, ये समझते हैं कि नहीं आप प्रोपोगेंडा, यानी आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है, इससे समझ लेना। चलो मैं अपना ही एग्जांपल देता हूं कि मान लो मैं एक विधायक बनना चाहता हूं, ऑलरेडी एक विधायक हूं, लेकिन फिर से 2 साल बाद चुनाव आने वाले हैं, उसकी चिंता अभी से हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि अगले चुनाव में मैं फिर से जीत के आऊं। 2 साल बचे हुए अभी चुनाव को, तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, किसी एक न्यूज़पेपर वाले को पकड़ूंगा, ठीक है, और मैं उसको बोलूंगा ये 50 लाख रुपए रखो। पैसे तो बहुत है, 50 लाख रुपए दे दिए, ठीक है, और क्या यार मेरी मार्केटिंग करो यार, जरा टीआरपी बढ़ाओ मेरी। अच्छा सर ठीक है, ओके। तो क्या करें, कल मैं एक स्कूल के फंक्शन में जा रहा हूं, उद्घाटन में, जरा छापो यार, फ्रंट पेज पे छापो, कहीं अंदर छापो कहीं। तो वो आदमी 50 लाख लेने के बाद 2 साल तक जब जब मैं कहीं बाहर जाऊंगा मेरे बारे में कुछ ना कुछ पेपर में लिखता जाएगा। फालतू की चीज, हो सकता है कि उसको कोई कीमत भी नहीं है। हाँ, निखिल सर ने ये विचार प्रस्तुत किए, उन्होंने वहां जाके रिबन काटी, अनाथ बच्चों को उन्होंने किताबें बांटी, ये वो, ऐसा करते करते 2 साल मीडिया की सुर्खियों में मुझे बनाए रखा जाएगा। उसके बाद होंगे इलेक्शंस, और उन इलेक्शंस में तुरंत सबके सामने मेरी इमेज रहेगी, क्योंकि 2 साल से लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो इस चीज के लिए मुझे याद रखेंगे और मैं जीत जाऊंगा। इस तरीके से प्रेस फ्रीडम चलता है। तो ये क्या स्वतंत्र प्रेस है? प्रेस को तो बहुत सारी चीजें पता चलती है, उसके बावजूद वो लिख नहीं पाते, बोल ही नहीं पाते हैं। तो काफी हद तक इंडिया में प्रेस का गला घोटा जाता है। देखो ना कितनी बकवास रैंकिंग है भैया, 180 में 142, और ये मैं कोई 10 साल पुरानी नहीं, सब 2021 की रैंकिंग बता रहा हूं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये एक ऐसी चीज है जिसमें भारत अब धीरे धीरे कैच कर रहा है, तो ये एक अच्छी चीज है। तो यहां पर हम जरा थम्स अप बना दे, दिस इज रियली गुड, ओके। तो इसमें अच्छा है, बैंगलोर आज के डेट में एक आईटी हब बन चुका है, स्टार्टअप के लिए अच्छा डेस्टिनेशन बन चुका है। तो आने वाले दिन में बैंगलोर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, मुंबई, पुणे, ये सब कुछ अच्छे इकोसिस्टम बना देंगे इस मामले में। उसके बाद इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपीआर के कानून भारत में बहुत इजीली कॉपी हो जाती है चीजें। तो अब भारत को थोड़ी सी खुशी है, क्योंकि हम जो हैं वो 40वें स्थान पे आ गए, टॉप मतलब 53 में 50 के अंदर आ चुके हैं, इस बात की खुशी है। लेकिन हमसे और अभी 39 कंट्रीज आगे हैं, राइट। दीज आर द थिंग्स, राइट। समझ में आ गया आपको, राइट। ये रैंकिंग लिख ली कि नहीं, कि सिर्फ सुन ही ली है? ये रैंकिंग लिख के रख लो, राइट, ओके। सो गाइज, अब मुझे केवल 5 मिनट और दीजिए, क्योंकि लेक्चर देरी से शुरू किया था, इसलिए माफी चाहूंगा। 5 मिनट और उसके बाद ही छोड़ पाऊंगा आपको। जिसको लेट हो रहा होगा वो जा सकता है, मैं 5 मिनट में लेक्चर कंप्लीट करूंगा। अब जरा मैं आप लोगों को एमसीक्यूज बता देता हूं, ठीक है। तो चलिए एमसीक्यूज एक एक करके क्वेश्चन के आंसर्स भी देखेंगे, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा एमसीक्यूज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, total amount of income from economic activities across the country in a year is called। अब ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए जरा आंसर क्या होगा आपके हिसाब से इसका, राइट। हाँ, the total amount of income from economic activities across the country in a year, एक साल में जो इनकम होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू, वो क्या होती है? डिस्पोजेबल इनकम नहीं यार, डिस्पोजेबल इनकम यानी खर्च करने वाली इनकम जो आपके पास है। पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम नहीं, वो पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इनकम है ना, पूरे देश की है। इसीलिए उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम। इट इज नेशनल इनकम। समझ में आया? द राइट आंसर इज नेशनल इनकम। सेकंड पे आइए,
विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इनकम इन इंडियाज इकोनॉमी? भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी या नन ऑफ दिस? देखिए, प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो सीधे सीधे धरती से चीजें निकालता है और जो बेसिक चीजें बनाता है। सेकेंडरी वो होता है जो उसको ट्रांसपोर्ट करता है, और थर्ड वो होता है जो उसको बेचता है। ओके, सो स्वाभाविक सी बात है कि सबसे ज्यादा हमारे देश में सर्विस इंडस्ट्री चलती है, और सर्विस इंडस्ट्री 60 रुपए कमाती है। बताया था ना मैंने, 60 रुपए कमाती है, 60% सर्विस इंडस्ट्री से इनकम होती है। तो ये सर्विस इंडस्ट्री कहाँ आएगी? सर्विस इंडस्ट्री आएगी टर्शरी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टर्शरी। नो 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 दीक्षा मैडम, इट इज नॉट सेकेंडरी। द राइट आंसर हैज टू बी टर्शरी। टर्शरी टर्शरी सबसे ज्यादा इनकम होती है टर्शरी से। थर्ड, Which country is the largest economy in the world in terms of nominal GDP? चलिए बताइए, इसका आंसर तो मैं नहीं बता रहा, बहुत सिंपल है, पूरा आपके सामने बार ग्राफ मैंने दिखाया था। तो बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर? दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी इस वक्त नॉमिनल जीडीपी कौन से देश की है? यूएसए, चाइना, जापान या रशिया? यूएसए, चाइना, जापान या रशिया? एनीथिंग? चलिए चलिए, काउंट ऑफ 5 5 4 3 2 1 0। द राइट आंसर इज ऑफ कोर्स यूएस। चाहे नॉमिनल हो तो ये नॉमिनल में भी सबसे आगे हैं और ये पीपीपी में भी सबसे आगे हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये दुनिया में नंबर 1 है। ठीक है, उसके बाद चौथे पे, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019? अब आप लोगों ने बोला ना कि हमने लिख के रखा है, तो चलिए बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी बोलिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 131, 132, 129, 125? चलिए जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019। यस, ऑन द काउंट ऑफ 6 6 5 4 3 2 1 0। द राइट आंसर हैज टू बी 131। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, 131। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर प्रोडक्शन? इनमें से ऐसा क्या है जो इज नॉट अ फैक्टर प्रोडक्शन, जो कि फैक्टर प्रोडक्शन में नहीं आता, यानी प्रोडक्शन में वो नहीं आता? कॉमन सेंस लगा के बताओ, कॉमन सेंस लगा के बताओ, एकदम से गिव अप मत कर देना, आपने तो पढ़ाया ही नहीं, थोड़ी बहुत खुद की अकल लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेबर, लैंड, कैपिटल या वेजेस? अरे यार, प्रोडक्शन करने के लिए इनमें से कौन सा कारक ज्यादा जवाबदार नहीं होता प्रोडक्शन करने के लिए? हाँ, द राइट आंसर हैज टू बी वेजेस। वेजेस को आप कैसे क्या ले लोगे इकोनॉमी में, वो तो आपके ऊपर है ना भाई। ये तो सिंपल सी बात हुई, ये देखो, ये बहुत सिंपल सी बात हुई कि आपको रिजल्ट चाहिए है नाबार्ड का, उसके लिए क्या जरूरी है? मेरा ईएसआई के लेक्चर्स लेना जरूरी है। मुझे पर लेक्चर या मुझे उसके लिए कितने पैसे मिलेंगे उसका आपके रिजल्ट से कोई लेना देना है क्या? नहीं। सो ऑब्वियसली वेजेस कहां से आ गए बीच में? तो दैट डज नॉट मेक एनी फैक्टर। हाँ, लैंड है, लैंड एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि भूमि अधिग्रहण के ऊपर। लेबर वो भी है, और कैपिटल, क्योंकि आपके पास पैसा होना चाहिए और कैपिटल रिसोर्सेज भी तो होनी चाहिए। वेजेस डज नॉट मेक अ बिग सेंस, इसीलिए वो उसका फैक्टर नहीं है। छठवा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू कैलकुलेट जीडीपी? इनमें से कौन सा असली मेथड नहीं है जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए? प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड या डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड? कोई बता सकता है? राइट, बोलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू कैलकुलेट द जीडीपी? इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए? द राइट आंसर इज डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्ट मेथड तो लगाना ही पड़ेगा, इनकम भी लोगों की कैलकुलेट होती है जीडीपी में, एक्सपेंडिचर भी लोगों का कैलकुलेट होता ही है जीडीपी में, तो ऊपर के तीनों पॉइंट तो आएंगे ही आएंगे। डिमिनिशिंग कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं है, तो डिमिनिशिंग कॉस्ट को हटाओ, तो बेसिकली 1, 2 and I mean A, B, C is the valid points. Next,
हु रिलीज डेटा ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया? चलिए ये एक अच्छा सवाल है। नेशनल इनकम जो है भारत की, वो डेटा कौन रिलीज करता है? मैं जब तक के फुल फॉर्म लिखता हूं आप जरा सोचिए। NSSO का फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। CSO का मतलब होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बोलिए क्या होगा सही जवाब? द राइट आंसर इज CSO। नेशनल इनकम का जो डेटा है वो B, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन ये रिलीज करता है, याद रखना, ठीक है। हाँ, अब जरा एक बात देख लीजिए और लिख लीजिए। हमारे देश में आंकड़े निकालने के लिए एक डिपार्टमेंट है, लिखिए लिखिए लिखिए, चलिए सब कुछ जरूरी है। हमारे देश में एक मंत्रालय है जिसका नाम है मॉस्पी, राइट, जो आंकड़े निकालता है, डेटा निकालता है। मॉस्पी के पास 3 ऑफिस हैं। कौन कौन से 3 ऑफिस हैं? मॉस्पी के पास पहला ऑफिस है CSO, मॉस्पी के पास दूसरा ऑफिस है NSO और मॉस्पी के पास तीसरा ऑफिस है NSSO। मॉस्पी का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये मंत्रालय बनाया गया है, ठीक है। और CSO का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, NSSO का बताया और NSO का नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राइट, ये है। तो ये लोग आंकड़े निकालते हैं, तब जाके सरकार कोई डिसीजन ले पाती है। ओके, यस। द वैल्यू ऑफ विच वर्क इज एडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ GDP? द वैल्यू ऑफ विच वर्क इज एडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ GDP? अब कॉमन सेंस से बताइए, GDP कैलकुलेट करने के लिए इनमें से कौन सा आंकड़ा, इनमें से कौन सी चीज जरूरी होगी? हाउसवाइफ्स वर्क, एक घरेलू महिला जब घर पे काम करती है तो क्या वो GDP में कैलकुलेट होगा? एक्चुअली में होना चाहिए, क्योंकि अगर हाउसवाइफ के काम अगर GDP में डाल देना, इंडिया की GDP अमेरिका से भी 3 गुना बढ़ी आ जाएगी। इतनी मेहनत करते हैं बेचारे वो लोग। हाउसवाइफ्स वर्क। दूसरा, अ टीचर टीचिंग हिज ओन चाइल्ड। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं 4 पैसे कमा रहा हूं, अगर मैं अपने ही बच्चों को पढ़ाऊंगा तो उससे क्या होने वाला है, राइट। तीसरा, द वैल्यू ऑफ रीसेल ऑफ ओल्ड शेयर्स, ठीक है, रीसेल ऑफ ओल्ड शेयर उससे, या कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस बाय एन आर्टिशियन। कॉमन सेंस लगाइए, GDP कहां उत्पन्न होगी? GDP कहां उत्पन्न होगी, जल्दी बताइए। यस, सही जवाब है ऑप्शन नंबर D, GDP उत्पन्न होगी D में, क्योंकि नया घर बनेगा तो नए घर में सारी चीजें यूज होंगी। उसके लिए फर्नीचर लगेगा, उसके लिए इंजीनियर लगेगा, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर लगेगा, उसके लिए लेबर लगेंगे, उसके लिए बिजली की सुविधा लगेगी, पानी की सुविधा लगेगी, पार्किंग की सुविधा लगेगी, तो 10 लोगों को जॉब मिलेंगे। सो ऑब्वियसली वहां से GDP बढ़ेगी आगे, ठीक है। अगला, What is the base year for calculating India's GDP? भारत की GDP निकालने के लिए बेस ईयर क्या लिया जाता है? जैसे अभी हम कहते हैं ना कि इंडिया की GDP चल रही है 1.5%, ठीक है। तो अब ये परसेंट है, तो परसेंट कैसे निकालोगे आप? करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे ही निकालोगे ना। तो करंट ईयर आप ले लोगे 2021। बेस ईयर अभी क्या चल रहा है? बेस ईयर तो 10 साल में एक बार बदलता है ना, बस। तो अभी कौन सा बेस ईयर चल रहा है? अभी चल रहा है 2011-12, ये बेस ईयर चल रहा है, ठीक है, याद रखना। 2011-12 मल्टीप्लाई बाय 100। और अगला बेस ईयर क्या हो जाएगा? 2021-22। तो सर आप बोलेंगे सर 2021 तो अभी चल रहा है। 2021 अभी कैलेंडर में चल रहा है। जब हम कैलेंडर में 2024-25 में होंगे तब हम बेस ईयर 2021 और 22 को पकड़ेंगे। तो ऑब्वियसली यहां से अभी 4 साल और हैं, इसको आधार वर्ष भी कहते हैं, ठीक है। एंड लास्ट, टिल व्हाट टाइम इंडियन इकोनॉमी वांट टू बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी? निर्मला जी का सपना क्या है कि भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कब तक बनेगा?
भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कब तक बनेगा? बजट वगैरह सुने हैं कि नहीं आप लोगों ने? तो पता होगा आपको 2022-23 बन ही नहीं सकता, 24, 25, 27, 28, 29, 30। इसका सही जवाब है 2024-25 तक इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, ऐसा मैडम कहती है। मेरे से अगर पूछोगे, अभी हम हैं $3 ट्रिलियन पे, ठीक है, और प्रैक्टिकली 2021 पूरा जीरो हो चुका है क्योंकि बहुत लॉसेस में चल रहा है सब कुछ, ठीक है। मुझे लगता है कि 2029-30 तक इंडिया लगभग 4.75 ट्रिलियन के आसपास आना चाहिए। शर्त यह है कि इंडिया की जीडीपी जो है वो कांस्टेंट रेट पे आगे बढ़ी और फिर उसके बाद वहां के वहां रही, यानी 6, 7, 8% गई, फिर 6, 7, 6, 7, 6, 7 ही चलती रही। हाँ, तो फिर हम 2029-30 तक 4.75 ट्रिलियन पे होंगे, राइट, तब होगा। अभी ये जो है, अरे ये मजाक है, ये कुछ नहीं है, मतलब कोरोना ने सारी हवा निकाल दी, सबको अब जमीनी रियलिटी समझ में आ गई, कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो ये थे दोस्तों हमारे एमसीक्यूज के क्वेश्चन और यहाँ पर आपके ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हुए हैं। आपको मजा आया कि नहीं, जरूर